बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी ईद ट्रांसमिशन ईद मुबारक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, ये ईद बहुत ही सादगी से मनाई जा रही है। यानी एक तरफ तो कोरोना का फैलाव और ये तमाम चीज़ें, तो हमें इस ईद पे उन लोगों का भी ख्याल रखना है जो लोग अपने घरों में शायद हमारी मदद के मुंतज़िर हों। साथ ही साथ दो रोज़ कबल जो वाक़या पेश आया, जो कराची के एक इलाके मॉडल कॉलोनी में एक प्लेन क्रैश हुआ, तो जाहिर सी बात है बहुत से ख़ानदान ऐसे जिसमें उनके चश्म चिराग जो थे वो गुल हुए और काफ़ी फैमिलीज़ मुतासर हुई। बड़ा अनोखा वाक़या पेश आया। यानी पायलट ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह आबादी से निकाल लिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से रनवे से महज 30 सेकंड की दूरी पे ये प्लेन जो है ये क्रैश हुआ। और जितने लोग इसमें जाँ बहक हुए उन सब की हम मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, और जितनी फैमिलीज़, जितने ख़ानदान सोगवार हैं, हम सब उनके गम में बराबर के शरीक हैं। बहरहाल नाज़रीन, ईद चूँकि सिर्फ़ एक फेस्टिविटी, एक त्यौहार का नाम नहीं है, बल्कि एक इस्लामी फ़रीज़ा भी है। क्योंकि जब मुसलमानों को अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक अता करता है, तो दरअसल रमज़ान मिलने की खुशी में ये ईद मनाई जाती है। यानी एक मुसलमान जो अपनी ज़िंदगी और सेहत के साथ अपने होश व हवास में ईमान की हालत में रमज़ान को पा लेता है, रमज़ान में रोज़े रखता है, रमज़ान की रातों में क़याम करता है, तो फिर अल्लाह ताला उसे ईद का ये तोहफ़ा अता फ़रमाता है। यानी ये वो खुशी है कि मैंने रमज़ान मुबारक को पा लिया, रमज़ान मुबारक में जितनी मैं नेकियां कर सकता था वो मैंने नेकियां की, और यही खुशी मनाई जाती है ईद की सूरत में। और जिसे हम ईद उल फित्र भी कहते हैं, यानी फ़ित्रे वाली ईद भी है। इसमें फ़ितरा देना भी, यानी जो लोग नमाज पढ़कर ईद की आए हैं, तो नमाज पढ़ने से पहले ईद में फ़ितरा देना भी ज़रूरी होता है। फिर ईद के साथ जाहिर सी बात है जहाँ बच्चों की ईद हो, जहाँ बड़ों की ईद होती है, वहीं बच्चों की भी ईद होती है। बच्चों को ख़ास तौर पर ईदी का इंतज़ार होता है, तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। फिर इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जाहिर सी बात, मतलब हम जब हमारे बच्चे हमें देख रहे होते हैं, टेलीविज़न स्क्रीन्स देख रहे होते हैं, तो इसलिए हमें ये चाहिए कि थोड़ी बहुत फेस्टिविटी भी रखी जाए, ताकि लोगों में डिप्रेशन ना हो, ताकि हमारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं उनमें कोई किसी किस्म का डिप्रेशन ना हो। इसलिए हमने सोचा कि इस ईद लाउंज को आपके सामने लेके आएँ, ताकि तमाम चीज़ों के साथ साथ थोड़ी सी खुशियाँ भी मना लेनी चाहिए। हो सकता है हमारी ट्रांसमिशन देख के किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, तो एक मुस्कुराहट जो है ना, वो भी एक सदका जारिया होता है। इस ईद ट्रांसमिशन की ख़ास बात यह है कि हमने इसमें ऐसे लोगों को भी बुलाया है जो कि समाजी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, यानी मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन उसके साथ साथ बहुत अहम चीज़ ये होती है कि अपनी चीज़ों के साथ साथ अगर आप दूसरों का ख्याल रखें, और दूसरों का ख्याल रखते हुए उनकी ज़रूरियात को पूरा करें, उनकी हिफाजत के लिए काम करें, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यानी अपने लिए तो सभी इस जहान में जी लेते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों की हिफाजत करते हैं। मैं अगर बात करूं कोरोना वायरस, इसके फैलाव की, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा ख़तरे में जो लोग हैं वो डॉक्टर्स हैं। क्योंकि डॉक्टर्स कोरोना के मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, मना भी नहीं कर सकते, प्रोफेशन है, फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। बाज़ दफ़ा चीज़ों की किल्लत हो जाती है, पेशेंट अगर आ जाए और आपके पास मास्क ना हो, तो आप पेशेंट को तड़पता देख के, कोई डॉक्टर ऐसा मौजूद नहीं है जिसका दिल पत्थर हो, वो कहे कोई बात नहीं, पेशेंट ख़त्म हो जाए, मैं इसका CPR नहीं करूँगा, इसका इलाज नहीं करूँगा। तो डॉक्टर्स को मास्क चाहिए होते हैं, डॉक्टर्स को सैनिटाइजर्स चाहिए होते हैं, डॉक्टर्स को PPEs चाहिए होती हैं, जिसे हम पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स कहते हैं। और अगर ये तमाम चीज़ें, जिस तरह एक फ़ौजी को अगर मैदान में आपने छोड़ना है ना, उसको दुश्मन के ऊपर वार करने के लिए भेजना है, तो फिर आपने उसको केवलार्स भी पहनाने होंगे, आपने उसको कैमोफ्लेज भी करना होगा, आपने उसको गन भी देनी होगी। अगर उसके पास हथियार ही नहीं होंगे तो वो काम कैसे करेगा? या अगर उसके बचाव की चीज़ें उसको ना दी जाएं, तो फिर वो तो निहत्ते फौजी की तरह मैदान में जाएगा, वो किस तरह लड़ेगा? तो इसी तरह हमारे डॉक्टर्स को इन चीज़ों की ज़रूरत है। हमारे माशरे में कुछ लोग ऐसे हैं जो, आप सोचें ना, शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। लोग समझते हैं कि शायद शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बड़े, मतलब ऐसे होते हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर हाल में अपनी ग्लैमर, अपनी चमक दमक की दुनिया में रहते हैं। लेकिन आज जो मेरी पहली मेहमान है, जिनका तारुफ मैं आपसे कराना जा रहा हूँ, प्रोफेशन के एतबार से वो मॉडल भी हैं, यानी मॉडलिंग भी करती हैं, साथ साथ लॉ यानी जो कानून है वो पढ़ रही हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं, और अब बहुत जल्द जो है वो वकालत के शोबे से भी मुंसलिक हो जाएंगी। लेकिन उसके साथ साथ इंसानी खिदमत का जो जज्बा इनके अंदर है, उसके तहत ये मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, मुख्तलिफ इदारों में
مختلف ایسی جگہوں پہ جہاں پہ یہ سمجھتی ہیں کہ لوگوں کو ضرورت ہے ماسکس کی، سینیٹائزرز کی یا پی پی ایز کی، وہاں یہ تمام چیزیں پرووائڈ کرتی ہیں. ہمارے ساتھ ہیں بشا عباس. السلام علیکم بشا، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت عید مبارک آپ کو. بہت عید مبارک. تھینک یو. اور ناظرین میرے نیکسٹ جو اگلے گیسٹ ہیں وہ بھی کسی ویسے تو تعارف کے محتاج نہیں ہیں. مختلف اگر آپ نیوز چینل دیکھتے ہیں تو پھر آپ نے ان کو ضرور دیکھا ہوگا، اس لیے کہ چاہے کہیں کوئی پرابلمس آ جائیں، کسی کے گھر میں اگر راشن کی قلت ہو، کسی علاقے میں کوئی پرابلم آ جائے پانی کی وجہ سے، سیوریج کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے، کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہو تو یہ وہاں پہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں. پلس خاص طور پہ اگر ہم بات کرتے ہیں بیت المال کی، یعنی جس کا مین جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو یتیم بچے ہمارے معاشرے کے ہیں ان کی کفالت کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جب مختلف حادثات ہوتے ہیں تو اس میں امداد بھی یہ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ بیت المال سندھ اور رہنما پاکستان تحریک انصاف جناب حنید لاکھانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حنید بھائی عید کی بہت بہت مبارکباد. مجھے ایسا لگا کہ مسٹر سیف گارڈ بھی یہاں بیٹھے ہوئے لیکن تھینک یو جی. ہاں بس حنید بھائی آپ کو بہت بہت ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنی آج کی اس ٹرانسمیشن میں، اور ہم شکر گزار ہیں آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہماری اس ٹرانسمیشن میں آئے. تھینک یو فار انوائٹنگ می، تھینک یو فار ہیونگ می. جی. آپ کے پروگرام کی بدولت میں سب لوگوں کو عید کی مبارکباد دے سکوں گا. بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو جائے گی. ویسے بھی عید پہ کچھ خاص ملاقاتیں نہیں ہو سکیں گی اس بار. بالکل بالکل، سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے عید پہ بھی ذرا سوشل ڈسٹینسنگ رہی ہے. میرا ناظرین جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہوتی ہے. موسیقی نہیں ہوتی تو پھر ہر چیز پھیکی پھیکی لگتی ہے. تو اس عید کو تھوڑا سا کلرفل بنانے کے لیے کہ چلیں کچھ لوگوں کو ہم موسیقی کی صورت میں روح کی غذا پرووائڈ کریں، تو ہم نے سوچا کہ ایک ایسے سنگر کو بلائیں یعنی جس کے بہت سے گانے، اگر میں صرف ایک نغمے کا ایک مطلب ایک مصرع بھی اگر آپ کو ادا کر دوں گا نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. یعنی دیکھا جو چہرہ تیرا موسم بھی پیارا لگا. آپ بالکل صحیح پہچانے. ہمارے ساتھ موجود ہیں none other than ارشد محمود صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم جناب، اور آپ کے چینل کے ذریعے دنیا میں جہاں جہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے سب لوگوں کو عید مبارک. جی ارشد بھائی آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک اور خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس ٹرانسمیشن میں. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بشا ہمارے ساتھ موجود ہیں. بشا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عید کیسی گزر رہی ہے، خاص طور پہ عید کا دن عام دنوں کی طرح ہی ہے یا آج کچھ فرق ہے؟ آج آبویسلی کچھ فرق ہے. سب سے پہلے تو یہاں پہ پروگرام میں ہیں سب کو جو مجھے دکھ رہا ہے ان سب کو عید مبارک. اور دوسرا جیسے کہ یہ پینڈیمک چل رہا ہے تو ہمیں عید کے ساتھ ساتھ ان کا بھی خیال رکھنا ہے. تو آج بھی انشاءاللہ تعالی ہاسپٹل میں ہم جو ہیں وہ پیشنٹس کے ساتھ اور ڈاکٹر کے ساتھ عید آج بھی آپ یہ کام کریں گے؟ جی بالکل. جی تو یہی عید منفرد ہے یا ویسے اس سے پچھلی عیدوں پہ کیا ہوتا تھا جس طرح عام لڑکیاں تیار ہوتی ہیں؟ یہ عید ہے منفرد ہے کہ ہم ایک یونیک آبویسلی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے. وہ ہر سال کی عید تو میری عید تو ایسے سو کے گزرتی تھی، شام میں اٹھ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، دل کو خوشی ہو رہی ہے اس عید پر. جو بھی ہے اس پینڈیمک کی وجہ سے ہم لوگ گھر والے پریشان تو نہیں ہیں کہ ہر وقت مریضوں میں جانا، ہاسپٹلز جانا، اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا اس قدر اور لوگوں کو خطرے سے بچانا لیکن ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ایکسپوز کرنا؟ نہیں آبویسلی وہ لوگ کہتے ہیں، ظاہر ہے پیرنٹس ہیں تو ہوتی ہے ان کو ٹینشن، بٹ خوش بھی ہیں کہ ہم ایک اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا بشا ہم آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے. یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان بھر میں سب سے زیادہ پینے والی جو چائے ہے نا وہ ٹپال فیملی مکسچر ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے مگز مختلف ہیں. اب یہ میرا بھائی میرا ہیرو مختلف فیملی ممبرز کو ٹریبیوٹ دینے کے لیے یہ جو کپس ہیں یہ بنائے گئے ہیں تاکہ جو ہماری فیملی ہے، کیونکہ سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے شاید ہم تھوڑے سے اپنی فیملی سے زیادہ قریب بھی ہو گئے ہیں. تو یہ ٹپال فیملی مکسچر چائے موجود ہے، اور چائے عید پہ جو ہے نا بڑی ضروری ہوتی ہے، خاص طور پہ صبح کے وقت جب ہم یہ ٹرانسمیشن کر رہے ہیں تو ہماری آنکھیں اس وقت کھلیں گی جب ہم تھوڑی سی چائے پیئیں گے. بہرحال حنید بھائی ہمارے ساتھ ہیں. حنید بھائی عید کیسی گزر رہی ہے، کیا روٹین رہا آپ تک؟ اب جس طرح آپ نے بھی چائے کا بتایا، ٹپال مکسچر چائے تو اتنی اچھی ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے ایک اور مانگوں میں. تو عید کی جہاں تک بات ہے تو بہت اچھی گزر رہی ہے، اور جیسا کہ ابھی بشا نے بھی کہا کہ بہت خوشی ہو رہی ہے. دیکھیں خوشی جو ہے وہ انسان کو جتنا خوشی بانٹ کے ملتی ہے اتنی اور کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. آدمی سکسیسفل اسی وقت ہوتا ہے جب وہ دوسروں کو
اپنے ذریعے سے سکسیسفل کرے. اور جو دینے والا ہاتھ ہے وہ وہی آدمی کا ہو سکتا ہے جس پہ اللہ کی رحمت ہو, اللہ کا کرم ہو. تو میں تو ان تمام بچوں کو, تمام اسٹوڈنٹس کو بہت انکریج کرتا ہوں جو سوشل ورک میں آگے آتے ہیں. اور یس, اس میں تھوڑا سا ڈر لگتا ہے پیرنٹس کو اور خطرہ بھی ہوتا ہے, لیکن جو بند دروازے اللہ آپ کے لیے کھولتا ہے, جو اس کی رحمتیں ہوتی ہیں, وہ آپ کی آئندہ آنے والی کئی آفتیں, کئی پریشانیاں, کئی پرابلمز جو ہیں حل ہو جاتی ہیں. اچھا حنید بھائی, آپ کی بھی لائف بڑی ڈیفرنٹ رہی ہے, یعنی اس سیاست, سوشل ورک اور ان تمام چیزوں سے پہلے ماشاءاللہ بہت اچھا بزنس, ایجوکیشن, مطلب بینگ این ایجوکیشن دس از اے بگ آنر. یعنی ایک ینگیسٹ چانسلر ہونا کسی یونیورسٹی کا, اتنی بڑی اقرا یونیورسٹی, ایک سکسیس اسٹوری. دیکھیں دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے کریڈٹ پہ کوئی سکسیس اسٹوری ہوتی ہے, اور آپ کے کریڈٹ پہ ماشاءاللہ کافی سکسیس اسٹوریز ہیں. تو پھر کیسے آنا ہوا اس طرف, یعنی سیاست, سماجی خدمت, اس طرف کیسے آنا ہوا؟ دیکھیں اس میں دل کی بات آپ کو بتاؤں. جی 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 بالکل بالکل. جب آپ کسی کریئر کے پیک پہ پہنچ جاتے ہیں تو اس میں پھر ایک بوریت سی فیل ہونے لگتی ہے کہ آپ نے کر لیا. تو میں جب پیک پہ تھا, جب اقرا یونیورسٹی پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہو گئی, جب سب کچھ اس نے اچیو کر لیا, تو ایٹ دیٹ پوائنٹ آئی تھاٹ کہ میں نے کیا کیا. 30,000 بچے ہیں, پڑھ لکھ گئے, 30,000 المنائے ہیں, 60,000 بچوں سے ملک کا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہمارے ملک میں اس وقت 5 کروڑ بچے ہیں جو 5 سال سے 15 سال کے ہیں, اور 5 کروڑ بچے ہیں جو 15 سال سے 25 سال کے ہیں. اب یہ 10 کروڑ بچوں میں سے ٹوٹل جو ہے 15 لاکھ ہائر ایجوکیشن میں ہیں. اگر آپ نے باقی 40-50 لاکھ کو ہائر ایجوکیشن میں لے کے جانا ہے تو کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتا یہ کام. اور جو ہمارے ملک کی سیاست ہے, جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے, جس طریقے سے چل رہا ہے ملک, ایسا لگتا نہیں تھا کہ جب تک آپ آئیں گے نہیں میدان میں تب تک آپ کچھ کر سکیں گے. بیکاز ہر جگہ چوری, ہر جگہ لوٹ مار, ہر جگہ جو ہے بدنیتی ہے, کرپشن ہے. تو آئی تھاٹ کہ ڈرائنگ روم میں باتیں کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہے, نکلنا پڑے گا اور کچھ کرنا ہوگا. سو بہت سارے دوستوں کو میں نے کہا کہ وہ بھی آئیں, کیونکہ ایک آدمی تو کچھ نہیں کر سکتا. الحمدللہ وی ہیو اے ویری گڈ پرائم منسٹر, لیکن ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا. ایماندار ہے لیکن ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا. ہمیں 500 اور ایسے آدمی چاہیے جو ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ اس ملک کو سٹیئر کریں ٹو اٹس ایکچوئل, جہاں پہ اس ملک کو ہونا چاہیے اس جگہ پہ اس کو پہنچانے کے لیے. انشاءاللہ بہت سارے آ رہے ہیں اور بہت جلدی آئیں گے. اچھا حنید بھائی, آپ سے بھی گفتگو جاری رکھیں گے. ارشد بھائی کیا کہتے ہیں, مطلب کیسی عید جا رہی ہے, کیا مصروفیات ہیں, کیا وہ ہے؟ جیسے ابھی آپ نے پہلے بتایا کہ یہ جو حادثہ ہوا ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے کوئی اتنی وہ تو نہیں کر رہے ہم لوگ, کسی نے بھی نہیں. بس جو چیز ہوتی ہے, ایک یخنی پلاؤ اور ایک سویاں, یہ تو گھر میں ہر وقت پکنی ہے. اور عید کے دن جو ہے اگر سویاں اور یخنی پلاؤ نہ ہو تو پھر آج عید کا دن نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ پورا رمضان جو ہے میں نے بھی مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے, مختلف فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کے ان کے گھروں تک جا کے, دروازے پہ جا کے بیگز رکھوائے ہم نے راشن کے, اور جس میں پی ایس پی اور شفقت بھائی ہو گئے, یا مختلف جو تھارا فاؤنڈیشن, مختلف فاؤنڈیشنز جی مجھے کانٹیکٹ کرتی تھی کہ ارشد بھائی تھوڑا ٹائم نکالے. تو میں کہتا تھا کہ یار مجھے تو خوشی ہوگی کہ میں اگر بڑی بات ہے ماشاءاللہ. دیکھیں نا ہمارے فنکار بھی اگر اور گلوکار بھی اگر اس ملک کے اس طریقے سے انسانی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں تو ناظرین بڑی بات ہے, ہمیں بڑا سراہنا چاہیے, بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے, بڑا ان کو یعنی واقعی صحیح معنوں میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس جذبے کے تحت اس کے ساتھ جو ہے نا یہ تمام سماجی خدمت کے کام ہمارے فنکار بھی کر رہے ہیں. وی آر پراؤڈ آف یو ارشد بھائی. اب بشا, اب مجھے یہ بتائیے کہ عید کے دن ظاہر سی بات ہے, جس طرح ارشد بھائی نے کہا کچھ نہ کچھ خاص چیز, جیسے کچھ لوگوں کو شیر خورما بہت پسند ہوتا ہے, بنتا ہی شیر خورما ہے, تو آپ کی پسندیدہ ڈش کیا ہے کھانے میں؟ جیسے کہ پہلے
अभी बैठे हुए बातें कर रहे थे मॉडल्स के बारे में कि कम ही खाते हैं, तो सच तो मीठा में बहुत कम खाती है। हाँ, तो मीठा में आप दिल बहुत पे ले गई, आप दिल नहीं, मैं बिल्कुल दिल पे नहीं ले गई, उन्होंने बात ऐसी की तो फिर इसलिए। तो ऑब्वियसली शीर खुरमा बनता है तो उसमें से एक आध चम्मच आधा चम्मच लाइक भी पूरा नहीं खाती होंगी आप। अम्मी ने डॉन करना होता है कि ये खाना है, तो इसलिए फिर वो खाना पड़ता है। अच्छा, वैसे खाने में जैसे ईद के दिन जैसे ही कह रहे हैं ना कि कहीं कहीं बिरयानी बन रही होती है, कहीं यखनी का पुलाव, शामी कबाब, कोरमा, ये चीजें। हाँ, अच्छा, वो थोड़ी सी ड्राई होती है तो वो चीज। हाँ। तो आप बहुत ज्यादा क्या प्रोटीन डाइट लेती हैं या वेजिटेबल्स या क्या चीज? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि कार्ब्स को बिल्कुल अवॉइड, ना बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको बताता चलूं, ये शक्कर, कोई भी मीठी चीज, रोटी, ब्रेड, चावल, ये तमाम चीजें कार्बोहाइड्रेट्स में आती हैं, और कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो आपका वेट बढ़ाते हैं, लेकिन इंसुलिन रिलीज कराते हैं, बॉडी बिल्डिंग हार्मोन है उसका, आपका वेट बढ़ता है। आप प्रोटीन जितनी भी खा लें, लेकिन अगर आप इसको माइनस कर देते हैं तो फिर होता ये है कि जिस तरीके से बूस्टर जो है ना वो आपको मिल ही नहीं पाता, इसलिए वेट नहीं बढ़ता। तो आप प्रोटीन डाइट पे जाती हैं, वेजिटेबल्स इस्तेमाल करती हैं, कार्ब्स माइनस, क्या चीज, क्या किस थीम पे चलती हैं? सच नहीं है, जैसे कि पहले भी बताया था कि कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है, बट शुगर मुझे वैसे ही नहीं अच्छी लगती है कि मैं ज्यादा नहीं लेती है। तो दिल मारती हैं अपना कि नहीं मुझे चूंकि मैं मुझे मॉडल हूँ, मुझे अब फिट रहना नहीं करता। अच्छा, हाँ, अब ऐसा लगता है कि मैं दिल मार चुकी हूँ, मेरी बॉडी जो इन सब चीजों की यूज्ड टू हो गई है, तो अब मैं उन चीजों को देखती नहीं, मतलब मेरा दिल ही नहीं करता। अब जो है बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं करती, नहीं आदत हो गई। लेकिन डॉक्टर साहब आप जैसे वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों को अगर सोने के पिंजरे में रहने की आदत पड़ जाए ना, तो फिर वो बाहर नहीं निकल सकते, या इसी तरीके से। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, बचपन में क्या होता था हमारे बचपन में कि माँ जो है ना आपको खास तौर पे असली घी, मक्खन, देसी अंडे, ये बहुत जरूरी, और वो आज हमारे काम आ रहे हैं। मैं मजाक के अलावा आपको बता रहा हूँ कि मैं इस एज में भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बैग होते हैं ना 50-50 पाउंड के, वो मैं उठा के, जाहिर है जब मैं सफर करता हूँ तो 50 पाउंड का वो उठाता हूँ मैं, तो आज भी मैं उठा लेता हूँ, आज भी मैं सीढ़ियाँ चढ़ लेकिन लेता हूँ। अरशद भाई आपको एक बात बताऊं, अब जो हमारी ये वाली जनरेशन है ना जो बहुत ही लीन, की दूर से आना दूर से, हाँ, भाग जाते तो हैं वहाँ आप कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है आपकी एज को पहुंच के ये लोग आपसे ज्यादा फिट हो, इसलिए कि बदपरहेजी नहीं होगी, मे भी पॉसिबल कि ये जो है ना हो सकता है बहुत ज्यादा fit हो। आप क्या कहते हैं उनैद भाई? मैं ये कहता हूँ, अरशद भाई ने भी तज्जिया किया था तो बड़ा सही कहा था उन्होंने कि वो खाने पीने से थोड़ा दूर भागती होंगी, लेकिन वो इन्होंने एक्सेप्ट किया भी, लेकिन मैं खुद भी प्रेफर करता हूँ कि ऑर्गेनिक चीज़ें लूँ। बाहर भी जब जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ ऐसी सुपरमार्केट से लूँ जहाँ पे ऑर्गेनिक चीज़ें मिलती हैं, वेजिटेबल्स भी ऑर्गेनिक लूँ, देसी घी मैं घर में इस्तेमाल करता हूँ रोज़ाना, देसी गंदम इस्तेमाल करता हूँ, देसी अंडे इस्तेमाल करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जितना हम केमिकल से दूर रहेंगे, आप तो डॉक्टर हैं। नहीं सर, मैंने आपके साथ अक्सर हमने ऐसा भी हुआ है कि लंच साथ किया हो, और साथ साथ अक्सर इंटरव्यूज में या इनकी कोई प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं तो मेरा भी जाना आना रहा है। तो ये बिल्कुल सादा ग़िज़ा जो है ना, यानी भिंडी रोटी बहुत शौक से, और वेजिटेबल्स और ये जो चीज़ें होती हैं, या इनकी मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, आलू का जो सालन होता है ना, आलू और मटन का, वो बड़े शौक से खाते हैं। इवन अक्सर इनके खाने में कभी कभी जो है ना, जिन लोगों को पता है क्योंकि स्वीट होम में ज़्यादातर ये खाना खाते हैं, जहाँ बच्चे हैं जो जिनको अडेप्ट किया हुआ है बाकायदा, तो वहाँ पे जो है अक्सर बन कबाब भी इनके खाने में आए होते हैं। एकदम मैंने कहा चलो ठीक है, क्योंकि ये जो देसी चीज होती है हमारे, उसका तो मजा ही और है। सर आप कभी मेरे हाथ का आप आलू गोश्त खाएं और मेरे हाथ में मैं बना के खिलाऊंगा, मेथी के साथ, ऊपर मेथी का बघार होगा, और आप आलू गोश्त खा के पहले से बता देते तो किचन हमारे पास मौजूद है जी, हम आपके लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स नेक्स्ट टाइम जो है मैं मंगाते, और वो आपसे वाकई आलू गोश्त बनवाते, हम सब बैठ के फिर खाते। फिर उन्होंने नहीं बताया, हाँ इसीलिए नहीं बताया, फिर हम बिशा को भी मजबूर करते कि नहीं आज आलू गोश्त खाएं आप, और हो सकता है अगर इनको टेस्ट डेवलप हो जाए ना, जी जी जी, तो ये फिर घर जाके कहेंगी कि मैं तो एक अलग ही दुनिया में रह रही थी, दुनिया में इतनी चीजें मौजूद है। मैं उनसे फोन नंबर ले लूंगी, फिर जब मेरा दिल करेगा तो वो पार्सल मंगवा ली एक जगह। अब तो आजकल ऑनलाइन फूड का जमाना है, आजकल जो है ना। तो आप आलू गोश्त अच्छा बनाते हैं, मैं भिंडी अच्छा बनाता हूँ, आप क्या अच्छा बनाती हैं? ये बहुत मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है। बड़ा मुश्किल सवाल। ये मुश्किल से चाय भी अगर बना लेती होंगी ना, नहीं मैं तो चाय बहुत अच्छी बना लेती हूँ, चाय अच्छी बना लेती हूँ। तारीफ हुई है। अगर टेपाल फैमिली मिक्सचर आपको दी जाए तो आप बना लेंगी अच्छी चाय?
चलें फिर हम कोशिश ये करेंगे देसी कि वाली जो हम चाय होती है पाकिस्तानी वाली जो दूध पत्ती लोग जिसे कहते हैं, दूध पत्ती हाँ, वो जबरदस्त अब उसके अंदर अगर उसके अंदर टपाल दानेदार हो ना, हाँ। अब मैं कहता हूँ क्या बात है भाई, जो मजा है ना असल में वो तो दूध पत्ती का ही। ओह। बहरहाल इसी बात पे, क्योंकि चाय की बात हो रही है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद आएंगे। अभी अरशद भाई से गाने भी हमें सुनने हैं, अभी तो बहुत सारी बातें करनी है, अभी तो बिल्कुल इब्तिदा है और जाहिर सी बात है ईद के पहले दिन का ये आगाज है, तो अभी बहुत सारी बातें करेंगे, गाने भी सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए ट्रांसमिशन ईद मुबारक। जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज की खुसूसी ईद नशरियात ईद मुबारक के साथ। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। बड़ी जबरदस्त सी चिट चाट चल रही है और बड़े अच्छे गेस्ट हमारे पास मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिशा अब्बास, जो कि मॉडल हैं और लॉयर बन रही हैं और साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में PPEs और डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हुनैद लखानी साहब, जो कि सरबराह हैं बैतुल माल सिंध के और रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, ऐसी आवाज़ जो कि फ़िल्मों में आपने सुनी, गाने सुने, बड़ी मुख्तलिफ ख़ास तौर पे एक अपना अंदाज़ रखते हैं और बहुत से गाने ऐसे हैं जो कि बड़े ही ज़बान ज़द आम हो गए। तो हमारे साथ मौजूद हैं अरशद महमूद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोबारा से मैंने इंट्रो एक दफ़ा इसलिए दे दिया ताकि जिन लोगों ने अभी अपने TV सेट्स ऑन हुए हैं, उनका ऑन किए हैं, उनको ये अंदाज़ा हो जाए कि हमारे साथ कौन कौन लोग मौजूद हैं। जी बिशा, ब्रेक पे जाने से बात नहीं, उससे पहले जो बात हो रही थी वो ये थी कि आप खाना बनाती हैं या नहीं बनाती हैं। दोबारा से मैंने सोचा कि एक दफ़ा फिर पूछ लिया जाए कि क्या क्या चीज़ें बना लेती हैं वैसे, इसलिए मैंने कहा क्या क्या नहीं, क्या क्या चीजें बना लेती हैं, क्योंकि हुनैद भाई का जो सवाल था ना कि क्या बना लेती हैं तो अच्छा ठीक है, अगर पैकेट हो तो फिर बन जाता है। अच्छा, पैकेट के मसाले हो तो फिर बना लेती फिर बन ही जाता है। और चाय बहुत अच्छी बनाती है। अच्छा, आपको ये बताते चलें कि टेपाल फैमिली मिक्सचर जो है वो कई बरसों से अपने मेयार को बिल्कुल एक तरह से रखा हुआ है और अपने आला मेयार को बरकरार रखते हुए टेपाल फैमिली मिक्सचर जो है ना वो बनाई जाती है और मक्स के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें तो आप देख ही रहे होंगे। बहरहाल बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। बिशा, मुझे ये बताएं कि जब ये सारी चीज़ें शुरू हुई, यानी कोरोना और ये तमाम चीज़ें, तो फिर जाहिर सी बात है शोबिज़ के लिए कहा जाता है कि देयर इज़ नो बिजनेस लाइक शो बिजनेस। बड़ा क्लैमर होता है ना अपने आप को फोटोग्राफ्स खिंचवाना, प्लस मुख्तलिफ आउटफिट्स, चीज़ें, लाइट्स, यानी कहा जाता है लाइट्स, कैमरा, एक्शन जो है ना, ये चीज़ें होती हैं शोबिज़ में। तो इतने ग्लैमर के बाद, इतनी चीज़ों के बाद ये समाजी खिदमत, PPE इस तरफ कैसे आना हुआ? देखिए, ये एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन जो अंदर दिल है ना वो तो सबके पास है ना, कि अभी आपने जैसे कहा कि कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होगा कि वो अगर उसके पास नहीं है तो वो किसी भी पेशेंट को ऐसे ही छोड़ दे। तो ग्लैमर इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो दिल है, जो एक इंसानियत हमारे अंदर है, उसके तहत जो है ये सोचा मैंने कि ये करना चाहिए। और फिर सारी सिचुएशन अब तो फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल होना स्टार्ट हुआ है। सब स्टार्ट जो था वो आप देख रहे थे, ऑब्वियसली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो जितना हो सका उतना किया, और इतना नहीं सोचा था कि इतना ज़्यादा माशाल्लाह से हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने बहुत साथ दिया, तो ये सब कुछ ये सब किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। और बड़ी बात ये कि बड़ी क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए मीडिया ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। जैसे अभी आप हैं तो आपके थ्रू दूसरों को भी ये मैसेज जाएगा कि वो भी आए, किसी एक को तो ऑब्वियसली। बिल्कुल, देखिए अच्छी बात ये होती है कि हमारा दीन भी यही कहता है, हाँ बिल्कुल, खास तौर पे कि अमर बिल मारूफ, यानी अच्छी चीज़ों को जो है ना वो उसका प्रचार करना चाहिए ताकि लोगों को तरगीब मिले, बुरे चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को उसका पर्दा डालना चाहिए ताकि लोगों में फैले नहीं। अच्छी चीज़ों का आप प्रचार करेंगे, अगर एक शख्स भी हमारी इस ट्रांसमिशन को देख के मुतासर होकर हुनैद भाई का साथ देता है या बिशा अब्बास का साथ देता है, तो फिर हमारा ये कॉज पूरा हो जाएगा कि चले हमने कम से कम किसी एक बंदे को तो मोटिवेट किया ना। अरशद भाई जैसे लोग गुलकार हैं, सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ फाउंडेशंस के तहत जो है ना राशन तकसीम कर रहे हैं, बाकी काम कर रहे हैं, अपने आर्टिस्टों की कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि उनको भी हुकूमत कुछ रिलीफ दे, कोई लोन्स दे, कोई इमदाद करे, ताकि ऐसे लोग जो शोज़ की वजह से डेली वैरायटी शोज़ में साउंड है, इंजीनियर्स होते हैं, स्टेज वाले होते हैं, केटरिंग वाले होते हैं, जिनके घर चलते हैं सिर्फ उन शोज़ की आमदनी पे,
ان کے لیے بھی حکومت کو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے. حنید بھائی, آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یعنی جس طریقے سے آپ خدمت کر رہے ہیں اور پھر سویٹ ہوم جو آپ کا ہے جہاں بچے اتنے سارے ہوتے ہیں, تو صبح کے وقت سارے بچوں کو عیدی دے کے آئے ہیں آپ, نہیں آپ نے عیدی دی, کیا کیا؟ نہیں, اس کے بغیر تو جان نہیں چھوٹتی, جان چھوڑ دیتے ہیں. میں تو دیکھتا ہوں نا, وہ تو بالکل نہیں. وی ہیڈ اے ویری گڈ ٹائم, اور نماز ہم ساتھ پڑھتے ہیں سارے کے سارے, پھر اس کے بعد شیر قورمہ اور عید کا جو ناشتہ ہے وہ اکٹھے کرتے ہیں. بہت سارے محلے والے بھی ساتھ ہوتے ہیں, چونکہ جگہ اتنی بڑی ہے کہ وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ کا ایشو ہے نہیں, بینچز وغیرہ بھی کافی ہے, لیکن پھر بھی بچے ہیں تو بار بار ان کو دور 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 کروانا پڑتا ہے. خیر چونکہ یہ بچے تو سارے کوارنٹین ہی ہے ان کا, سارے ایک ساتھ ہی رہتے ہیں, ایک ہی جگہ موجود ہیں, ان کا تو ایشو نہیں, بٹ باہر کے جو لوگ آتے ہیں ان سے دور رکھنا جو ہے ضروری ہوتا ہے. وہ ضروری ہوتا ہے. اچھا, لیکن مزیدار ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے آپ کو کہ جب میں بیان نہیں کر سکتا. میں آپ کو بتاؤں, میں سمجھتا ہوں میں دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ موقع دیا, اور جو ان سے پیار ملتا ہے, جو ان کی نظروں میں میرے لیے پیار ہے, جو میری مشکلات اور آفتیں جو اللہ تعالیٰ مجھ پہ سے ٹال دیتا ہے, وہ میں بیان نہیں کر سکتا. وہ میں فیل کرتا ہوں, مجھے نظر آتی ہے. ہر مشکل جو ہے منٹوں میں حل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے, اور وہ ان کی وجہ تمام بچوں کو آپ بائی نیم یاد رکھتے ہیں ایک ایک کو, کیونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر آپ ایک ایک کو نام لے کے بلا رہے ہوتے ہیں. اور اچھا, میری آپ کو پتا ہے اگر کسی شخص کے اپنے زیادہ بچے ہوتے ہیں نا تو اس کو اپنے بچوں کا نام یاد نہیں ہوتا. اچھا, میں آپ کو بتاؤں میری بہت بڑی کمزوری ہے یہ کہ میں لوگوں کے نام یاد نہیں رکھ سکتا, اور میں لوگوں کو غلط نام سے بلا لیتا ہوں. تو لیکن اتفاق سے سارے بچوں کے نام یاد ہیں مجھے, اور ماشاءاللہ سے ٹھیک جا رہا ہے. ٹھیک جا رہا ہے, سب کو اچھی طریقے سے وہ کرتے ہیں. بشا, آپ بتائیں کہ سیٹسفیکشن کیا فیل کرتی ہیں یعنی جب یہ کام کرتے ہیں تو؟ بس میں ابھی ان کی باتیں سن رہی تھی تو میں نے سوچا میں بولوں, پھر میں نے کہا کمپلیٹ. مطلب یہ بول رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمیں سن کے کتنا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کرنا, چھوٹے چھوٹے بچے, اور پھر مطلب کتنا اچھا سن کے ایک خوشی سی فیل ہوتی ہے. تو مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے ان کا کام. تو یہی ایک سیٹسفیکشن ہے کہ جب آپ دوسروں کو خوش دیکھتے ہو تو آپ کو خود ہی, اور پھر جب آپ رات میں جا کے سوتے ہو اور وہ ساری چیزیں آپ پورے دن کی, تو وہ جو ایک سکون ہوتا ہے نا, وہ لٹرلی وہ بالکل ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے. آج کا کیا پلان کر رہی ہیں کہ کس طرح سے ہاسپٹل میں جائیں گی, یا کیا کھانا جو کھلانا ہے, یا باکسز جو بانٹ رہی ہیں؟ باکسز ہیں, ان کے ساتھ لنچ کا ہے سین ہے, تو وہاں پہ جو اسپیشلی جو بریسٹ کینسرز کی پیشنٹس ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ ایک لنچ ہم لوگوں نے وہ کیا ہے ڈاکٹر سیمی. بلکہ ناظرین یہاں یہ بتانا چاہوں گا کہ اب میں بھی بشا کی ٹیم کا حصہ اس طرح سے ہوں کہ یہ باکسز میں بھی ساتھ موجود ہوں گا, اور خاص طور پہ کیونکہ میٹرو ون نیوز کی کوشش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام جائے تاکہ وہ بھی ساتھ دیں. اور ویسے بشا اور ان کی فیملی جو ہے نا, یعنی فیملی اور فرینڈز, محمد واصف آج ہمارے ساتھ ابھی موجود نہیں ہے, وہ کسی مصروفیات کی وجہ سے نہیں آ سکے ہیں, ورنہ بشا اور محمد واصف یہ دونوں ہوتے ہیں. اور میں بھی ان کی ٹیم میں اس طریقے سے ہوں کہ یہ جو کام ہو رہے ہیں, جو کچھ میں کر سکتا ہوں میں بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہوں. اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو بشا اینڈ ہر ٹیم کہ انہوں نے ہمارے چینل کا نام اور میرا نام بھی اپنے باکس کے اوپر مینشن کیا ہوا ہے, which is an honor for me. آپ کی بہت بہت تھینکس ہم کہیں گے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ بہت, جیسے آپ نے جوائن کیا ویسے میں یہ نہیں کہتی کہ ہمیں جوائن کریں, لیکن اگر وہ کچھ اپنے سے بھی کرتے ہیں تو مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس کا ثواب مجھے ملنا ہے. بالکل. تو یہ آپ نے جو میڈیا کے تھرو ایک میسج فارورڈ کیا ہے, کنوے کیا ہے, تو مجھے پتہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے لوگ دیکھیں گے اور کتنے لوگ اپنا جو ہے وہ پارٹ کریں گے, خود ہی سے کر لیں, تو وہ ڈائریکٹلی مجھے اس کا ثواب ملے گا. آپ کو, کیونکہ آپ ہماری ٹیم میں ہیں اور جو میری فیملی ہے, تو تھینک یو سو مچ. ویلکم ویلکم. بلکہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایک ایونٹ جو ہے نا, آپ حنید بھائی کے جو بچے ہیں جہاں پہ, کوئی ایونٹ ہم ایک وہاں جا کے نا, ہاں جا کے کریں, اور ان بچوں کے ساتھ جا کے گفتگو کریں, ان کے ساتھ کھیلیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں پیئیں, موج مستی کریں. خاص طور پہ آپ سے مل کے بہت خوش ہوں گے ماشاءاللہ سے. یہ گانوں میں ایکسپیرینس ہے, جو نام ہے, یہ تو از اے لیجنڈ. مجھے بڑی خوشی ہوئی عید کے تیسرے دن مل کے ان کو بہت مزہ آئے گا. So we would love to have you جی, جب بھی آپ ٹائم نکالیں. کچھ پلان کریں گے عید کے اوپر نا, مطلب یہ عید کے تیسرے چوتھے دن کچھ پلان کرتے ہیں کہ اشرف بھائی کو بلا کے بشا کو بھی بلائیں گے, کچھ ایک بچوں کے ساتھ ایک عید ملن پارٹی سارٹ آف پلان کرتے ہیں. بہت اچھا لگے گا, بچے خوش ہوں گے اور کتنی دعائیں دیں گے وہ. اور مزے کی بات ہے ان کے ساتھ ہم بہت خوش ہوں گے کیونکہ بچے تو obviously. بالکل بالکل. اچھا حنید بھائی, بچپن میں کیسی عید گزرتی تھی؟ مطلب یہ تو ایک ڈفرینٹ عید ہے. دیکھیں انفارچونیٹلی
ہماری جو عید ہے وہ ہم نے بڑی ایک بورنگ تہوار بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے مذہب کا اپنی ریکوائرمنٹ ہے, عید پہ نئے کپڑے پہننا ہے, خوش ہونا ہے, بچیوں نے تیار ہونا ہے, لیکن سارے انٹرٹینمنٹ کی چیزیں بند ہیں, بازار بند ہیں, کوئی میلہ نہیں لگا ہوا, کوئی لائٹنگ نہیں ہوئی ہوئی. اس سے بہتر تو دوسرے تہوار جو ہیں کرسمس پہ سجے ہوتے ہیں, 14 اگست پہ سجا ہوتا ہے, اور سیلز لگی ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں ہمیں کچھ کرنا چاہیے کہ عید میں بچوں کو جو ہے کوئی فیسٹیوٹی ہمیں رکھنی چاہیے, کہ ان کو گفٹس مل جائیں صبح کو, تھوڑا بہت گیٹ ٹوگیدرز ایسی ہوں جس میں کچھ فن ایکٹیویٹی ہو, اور یہ کام ہمیں کرنا چاہیے. اور زیادہ اس کو ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں. اس بار تو عید 6 دن کی ہے اور سادگی سے گزارنی ہے, لیکن آئندہ آنے والی عیدوں میں اللہ کرے گا کہ ہم اس وبا سے نکل جائیں گے, تو ہم ایسا آپ کیا کرتے تھے؟ جیسے بچپن میں بچے ہوتے ہیں, کچھ عیدی مل گئی, کچھ تو ایسے بچوں کو میں جانتا ہوں جو گھر پہ واپس ہی نہیں آتے تھے رات تک, جب تک وہ پیسے نہیں خرچ کر لیں عیدی کے. اور نہیں, ہمارے پیسے تو ہم اپنی والدہ کو دیتے تھے جمع کرنے کے لیے, اچھا, تو وہ آج تک جمع ہے, لیکن پیسے اچھے خاصے جمع پیسے واپس نہیں ملتے جو جمع کرنے کے لیے والدین یہی کہہ کے لیتے ہیں عیدی کہ کوئی بات نہیں, دیکھو یہ خرچ ہو جائیں گے, کھو جائیں گے, ہمارے پاس رکھوا دو. جب زیادہ عیدی آ جاتی ہے نا تو ایسا ہوتا ہے پورا دن منع کر رہے تھے, ہم نہیں دیں گے, ہم نہیں دیں گے, لیکن تیسری عید کو اینڈ میں رات کو پھر دینا ہی پڑتا ہے کہ واپس کر دیں. ہاں نہیں, ہم بھی تو نکلوا یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی دیکھو کس کے پاس زیادہ پیسے ہوئے. بالکل, آپ بیٹھو بھائی آگے بتاؤ. وہ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کس کے پاس زیادہ ہوئی ہے. بٹ لاسٹ کچھ عرصے سے میں نے دیکھا کہ وہ بھی اب کم ہوتا جا رہا تھا. تو عیدی ملتی ہے آپ کو؟ اب بھی ملتی ہے عیدی؟ یہ مجھے ملتی ہے, ابھی بھی ملتی ہے. لاسٹ ایئر بھی عیدی ملی اور اس سے پہلے بھی بالکل ملتی ہے. اور وہ چاہے جتنی بھی ہو اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے نا. مطلب جب آپ, حالانکہ چاہے آپ لاکھوں روپے کی عیدی بانٹ رہے ہوں, لیکن جو آپ کو عیدی ملتی ہے نا وہ 1000 یا وہ 500 روپے بھی جو ہے نا وہ بڑے سوینئر ہوتے ہیں. کیسا فیل ہوتا ہے جب کوئی بڑا عیدی دیتا ہے؟ کیونکہ وہ پھر ظاہر سی بات ہے ایک خوش قسمتی بھی فیل ہوتی ہے کہ یار میرے بڑے موجود ہیں جو مجھے بھی عیدی دے رہے ہیں. کیا فیل کرتے ہیں؟ اٹس اے گریٹ فیلنگ, اور بڑے ہیں نا تو ان سے عیدی لینی بھی چاہیے. سو اگر کوئی نہیں دیتا تو میں تو زبردستی بھی نکلواتا ہوں ابھی بھی. تو کیا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پھر عیدی لی جائے؟ ڈاکٹر صاحب میرا شاید 5 سال کا تو ڈفرنس ہوگا. I'm 28, آپ کی کیا ایج ہے؟ میں سمجھ لیں 22-23 سال کا ہوں. اچھا, آپ سب لوگ مل کے اینڈ میں مجھے دے دیجیے. اور ہماری سب سے بڑی جو بیٹھی ہوئی ہے نا وہ بشا ہے جو ہم سب سے بڑی ہوگی. تو باجی سے عیدی لینی ہے. باجی تو عیدی سب سے پہلے لینی پڑے گی. میں لوں گی. یہ ایسا نہ ہو کہ عیدی کے طور پہ ماسک کے ڈبے اور سینیٹائزر. 22 آنا ہے تو میں 28 زیادہ بتا دیا. تو بنید بھائی آج کل لگ رہا ہے کہ عیدی کے طور پہ اگر کسی کو آپ ماسک کے سینیٹائزر دیں گے نا تو وہ زیادہ خوش ہوگا بنسبت عیدی کے, جو اس وقت جو کنڈیشن چل رہی ہے. لیکن پلیز عید میں عیدی دیں, کیونکہ یہ اور زیادہ ڈپریشن کریٹ کرے گا. ڈپریشن کریٹ عید میں عیدی دیں پلیز. عیدی دیں پلیز, عیدی دیں. اچھا حنید بھائی, آگے کا کیا پلان کر رہے ہیں, کس طریقے سے, یعنی خاص طور پہ یہ کورونا اور تمام چیزیں, اور پھر ظاہر سی بتا آپ پہ بہت بڑی ذمہ داری بیت المال کے حوالے سے بھی ہے. دیکھیے بیت المال میں تو میرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے اسکولز ہیں, بہت سارے ویمن امپاورمنٹ سینٹرز ہیں, بہت سارے آرفنیجز ہیں, ان کے اندر کیونکہ اب تو اس وبا کے ساتھ جینا ہے تو ہمیں جینا سیکھنا ہوگا. اب ہمیں اس کو کس طریقے سے سٹارٹ کرنا ہے دوبارہ سے. دوسرا جو میرے اپنے اسکولز اور یونیورسٹی ہیں ان پہ بھی چونکہ آن لائن کو میں کافی آگے لے گیا ہوں, تو آن لائن کے ساتھ آن گراؤنڈ پہ بھی تو جانا پڑے گا کبھی نہ کبھی, وہ کس طریقے سے لے کے جانا ہے. باقی ملک کے سارے بزنسز رکے ہوئے ہیں, ہر چیز. آپ نے ابھی ارشد بھائی سے کہا کہ جو گلوکار ہیں ان کے ایونٹس نہیں ہو رہے, کانسرٹس نہیں ہو رہے, بڑی گیٹ ٹوگیدرز نہیں ہو رہی, دعوتیں نہیں ہو رہی, شادیاں نہیں ہو رہی, تو ایک پہیا جام ہو گیا ہے اکنامک جو اس کا ہے. سو اللہ کرے ہم بہت جلدی سیکھ جائیں یہ سوشل ڈسٹنسنگ اور نئے طور طریقے کووڈ-19 کے ساتھ زندگی گزارنے کے, تاکہ یہ جو ہمارے معیشت ہے جو رکی ہوئی ہے وہ چلنا شروع ہو جائے. اور یہ ہم سب پہ ذمہ داری ہے. اب حکومت نے ذمہ داری یہ ہم لوگوں پہ دے دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود جو ہے وہ اس طریقے سے کر لیں کہ جوان آگے نکلیں, کاروبار چلائیں, اور جو لوگ بزرگ ہیں جن کو خطرہ ہے اس بیماری وہ سے گھر پہ رہیں, وہ گھر پہ رہیں, وہ خود آئسولیشن میں چلے جائیں, خود ڈسٹنسنگ رکھیں, اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, اور ہم بھی ان کو پروٹیکٹ کریں.
बहुत अच्छी। अच्छा, मौसीकी का शौक रखते हैं? गाने का मत बोलिएगा, आप सब लोग भाग जाएंगे, चैनल बंद कर देंगे, लोग दूसरे चैनल पे शिफ्ट हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, गाने का ना बोलिएगा, लेकिन आपकी मुझे आवाज से मुझे ऐसा लगता है कि आप गाते जरूर हो। देखिए, जब दर्द होता है ना तो आवाज निकल ही आता निकल है, लेकिन आजकल दर्द नहीं है। बीच में एक वक्त आया था जिसमें गाने बड़े अच्छे गा रहा था, लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे किशोर कुमार की, लेकिन अब ना उन गाने के नाम याद है, ना वो गाने के वो मुझे हल्का फुल्का भी सुर याद है। अच्छा, तो यानी जो अपनी लाइफ में गाते रहे हैं, यानी आप एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, वो सिर्फ एक पीरियड ऐसा था जिसमें आवाज दिल से निकलती थी। दिल से, वो खास एक पीरियड होता है जो हर किसी की लाइफ में आता है। यस, वही पीरियड होगा मेरे ख्याल जब में। बंदा प्यार करता है। हाँ, नहीं वो आते जाते रहते, लेकिन वो जो गम का पीरियड है उसी में आवाज निकलती है। हाँ, उसमें ये सही कह रहे हैं आप। तो जब पीरियड दोबारा आएगा तो फिर हमें बुलाना पड़ेगा, अल्लाह ना करे, बुलवाने, ताकि हम आपका गाना सुन सकें। बिशा, आपको मौसीकी से कोई लगाओ? फेवरेट सिंगर वैसे कौन? फेवरेट सिंगर आतिफ असलम। आतिफ असलम को पसंद करते हैं? कॉन्सर्ट्स में जाना होता है? हाँ, बहुत कम। बहुत वैसे कम। नॉर्मली मिल लेते हैं क्योंकि ऑब्वियसली फीस है तो। लेकिन ये कि वैसे कॉन्सर्ट्स में, हाँ, वैसे session। लेकिन जो एक मजा कॉन्सर्ट का होता है, जैसे हुनैद भाई कह रहे हैं, एक अलग वो, पता नहीं अब दोबारा वो कब कल्चर आएगा जब हम कॉन्सर्ट्स में जो है ना वो उसमें जाते थे, एक अलग ही उसका वो है। कॉन्सर्ट्स की वीआईपी टिकटों में इतना मजा नहीं आता जिस कदर मजा जो है ना वो क्राउड में, क्राउड वाला crowd में, जो हाँ, सीन होता है ना उसमें मजा friends आता है। के क्या कहते हैं हुनैद भाई? मैंने तो बड़े कॉन्सर्ट्स एंजॉय किए हैं अपनी कॉलेज लाइफ में, और Same जो here। मेरा अपना यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, उसके बहुत सारे कॉन्सर्ट्स में मैं बहुत बोर हुआ हूँ। अच्छा, कॉन्सर्ट्स में VI मजा ही उस वक्त आता है जब आप क्राउड में खड़े हुए हों। सो अपनी कॉलेज डेज में टीएस्टो का कॉन्सर्ट हो रहा है, डेविड गेटा हो रहा है, सिलीन डियोन हो रहा है, या जो भी टॉप आर्टिस्ट वहां पे आते थे, मैं जरूर जाता था। अच्छा, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में वो ज्यादातर मेरे पास आते थे, तो फिर वहाँ उसमें तो मैं बस एज VIP होस्ट सीट पे जो बैठे है, आप चाहे खामोशी से देख सुखबीर रहे हो, चाहे आतिफ असलम हो, चाहे अली जफर हो, चाहे राहत फतेह अली हो, आप जो है मेहमान नवाजी में टाइम निकल जाता है। वो मजा नहीं आता ना जो स्टूडेंट्स के साथ एक वो कर रहा हूँ। तो आप एलुमनाई अपनी ये सब चीजें अटेंड करते हैं? जैसे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स की एलुमनाई होती है, हमें हमारी भी जब डाव मेडिकल कॉलेज की एलुमनाई होती है ना, तो उस वक्त हम बिल्कुल स्टूडेंट बन जाते हैं। फिर उसके बाद हम में से कोई वो नहीं होता, वो एक अलग ही मजा होता है। मैं असल में वाइस प्रेसिडेंट भी रहा हूँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एलुमनाई का, माशाल्लाह। लेकिन हमारे इतना बड़ा एलुमनाई ग्रुप नहीं है यहाँ पे। सो 20-25 लोगों का ग्रुप है। एक्चुअली आई एम अ मेंबर ऑफ वाईपीओ, उसके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं, लेकिन अगेन वो बड़ी छोटे सेलेक्ट ग्रुप हैं, 30-35 कपल्स का, तो उसमें वो हल्ला गुल्ला नहीं होता। वह उस तरीके से वो नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी चले। अच्छा, आगे ईद के मजीद 2 दिन है, तो क्या मसरूफियात रहेंगी? सियासी मसरूफियात होंगी, समाजी मसरूफियात होंगी, फैमिली को टाइम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? भाई अभी तो जो हालात चल रहे हैं उसमें थोड़ा सा सब्र से काम लेना होगा। क्वारंटीन और आइसोलेशन इज बेटर। मैंने तो तमाम दोस्तों को ईद के चॉकलेट्स उनके घर पहुंचा दिए हैं, जी, ईद बिल्कुल, मुबारक बिल्कुल, फोन पे कह दिया है। हाँ। और बस फोन पे ही बातें करूंगा। बाकी सबसे भी रिक्वेस्ट चॉकलेट तो करूंगा, मेरे घर पे भी आई है, और इतनी जबरदस्त चॉकलेट के मतलब मैं बता नहीं सकता, बड़ी जबरदस्त। तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार घर पे ही रह के ईद मना लें। इन अ वेरी ब्यूटीफुल रैपिंग एंड एवरीथिंग प्रॉपर जो ऐसे एक नहीं वो होता बोले, है। स्वीट्स मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन चॉकलेट देख के फिर और इतनी टेस्टी Wonders, चॉकलेट है yeah. बेशा, मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। आप क्योंकि जरूर मैं- शेयर करिएगा मैं वेट थोड़ी नहीं कर सका कि ईद तक का मतलब आज तक के दिन का वेट करता हूँ, उसके बाद नहीं, 2 उससे दिन भी पहले वेट ही मेरे बढ़ता है, घर। जरा ख्याल कीजिए। हाँ। चॉकलेट से भी लेकिन वेट मैं बढ़ता चीट है। डे पे खा लेकिन चॉकलेट से अरशद भाई एक चीज होती है, नहीं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो वेट नहीं बढ़ाना चॉकलेट चाहते। से मूड बड़ा अच्छा हो जाता है। Yes. चॉकलेट जब खाते हैं ना, हाँ, ये है Mood elevate वो एक करता है। अच्छा, happy- एक्चुअली चॉकलेट इज गुड फॉर हेल्थ, एंड चॉकलेट वेट लॉस में भी काम आती है। अच्छा वो अच्छा, हाइपरटेंशन या आप इसलिए कह रहे हैं ताकि बिशा चॉकलेट खाना मैं शुरू खा- कर दें? नहीं, खा लूंगी। ये मैंने कहीं इसके ऊपर मैंने एक जमाने में कहीं पढ़ा था, लेकिन अब मुझे सही एग्जैक्ट याद नहीं है। हाइपरटेंशन में भी डॉक्टर्स कभी कभार रिकमेंड करते हैं कि आप बहुत ज्यादा या बंदा डिप्रेस्ड हो रहा हो तो चॉकलेट खा ले, तो वो बेसिकली एक happy चॉकलेट से हार्मोन जो है, सेरोटोनिन हार्मोन निकलता है, हाँ, हैप्पी हार्मोन। हैप्पी हार्मोन। ठंड में भी बहुत लोग खाते फिर ये हैं, होता है सर्दियों में कि भी। चॉकलेट एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाती है और रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहती है। व्हेन यू टेक द चॉकलेट इन योर माउथ इट मेल्ट्स। इस टाइप की कोई और चीज इस तरह की मौजूद नहीं है जो कि रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल सॉलिड हो और जब आप उसको च्यू करें तो वो बिल्कुल मेल्ट हो जाए।
आप चॉकलेट जब तक कि मेल्ट ना हो आप स्वेलो भी नहीं कर सकते, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ है। कहते हैं जिन लोगों को डिप्रेशन होता है ना, अगर वो एक चॉकलेट खा ले, चाहे छोटा सा पीस ही क्यों ना खा ले, उनका डिप्रेशन खत्म हो क्योंकि जाता वो एक हैप्पी हार्मोन जो है हमारे अंदर, है। वो फिर वो एक फीलिंग ऑफ वेल बीइंग देता है वो हार्मोन, और आप वो डार्क चॉकलेट इज इवन बेटर ना, डार्क चॉकलेट इज इवन बेटर फॉर हेल्थ, right? फॉर हेल्थ, बिकॉज वो आपको फैटनिंग नहीं होती, डार्क चॉकलेट में शुगर कंटेंट कम होता this है, is और exactly what I was इट एक्चुअली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग योर वेट। डार्क चॉकलेट reducing weight. रिड्यूसिंग वेट, बिकॉज डार्क, जिस तरह अगर कुछ लोग चाय पीते हैं ना, और बगैर दूध की अच्छी, जैसे टिपाल फैमिली मिक्सचर है, अगर इसको बगैर दूध के तहवे के बहुत तौर पे मजे पिएं, की बनती है, बहुत मजे, बहुत मजे की बनती आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। फिर सबसे बड़ी बात ये, जिस तरह हम चॉकलेट खाते हैं तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसी तरह कैफीन जो होती है चाय में ना, वो आपको काम करने में, आपकी यानी सुबह आप उठते हैं तो आपको एक एनर्जी देने में बड़ी मदद देती है। और मैं तो खुद चाय का बहुत बड़ा एडिक्ट हूँ, यानी मैं एक एक दिन में कोई 10-10, 12-12 कप पीता हूँ, और मेरे लिए नॉर्मल, मैं ना चाय पीऊँ तो फिर शायद मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, मुझसे जो है ना वो काम नहीं हो रहा होता। डॉक्टर साहब आदत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है। जिस तरह से आप ब्लैक कॉफी पीते हैं, उसमें ना दूध होता है ना चीनी होती है, तो उसका अपना एक टेस्ट बिल्डअप हो जाता है। इसी तरह से ये, और मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये चाय मैं कब से पी रहा हूँ, ये टपाल, बिल्कुल। तकरीबन कुछ 35 साल से ज्यादा हो गए। एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त है जहीर भाई, वो मुझे ले गए थे, आफ्ताब टपाल साहब से मुलाकात हमने की। अच्छा अच्छा। तो जब सिटी कोर्ट के सामने इनका ऑफिस हुआ करता था, जी। काफी पुरानी बात करो, वहां पे उन्होंने जब चाय पिलाई है तो मेरा ऐसा टेस्ट बिल्टअप हुआ कि आज तक देख लीजिए आप, हम लोग चाय के बगैर रह नहीं सकते। सवाल ही। अच्छा हुनैद भाई, कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद देना चाहूँगा, और सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस ईद को अपने घर में रह के मनाएं, लोगों से थोड़ी सी डिस्टेंसिंग करके मनाएं, और ठीक है गले मिलना जो है वो बहुत ज़्यादा मूड होता है, लेकिन अपने आप को रोकें, ख़ास तौर पे अभी इस वक्त जब मुल्क में जो है इतना ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस रखें। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए देखिए हमारे हॉस्पिटल्स इक्विप नहीं है, तैयारी नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑल्दो बहुत छोटी परसेंटेज है जिसको ज़रूरत होगी, बट तब भी अगर हॉस्पिटल्स है ही नहीं जो संभाल सकें तो काइंडली अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं। थोड़ा सा ख्याल रख लें। बहुत शुक्रिया हुनैद भाई, आप तशरीफ़ लाए, आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाला, बहुत अच्छा लगा हमें। इट वॉज रियली वेरी नाइस टू हैव यू ऑन दिस शो। ईद के पहले दिन, आज पहली ट्रांसमिशन में आप हमारे साथ मौजूद हैं। बिशा हमारे साथ मौजूद रहेंगी। हम यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक तो नहीं कहूँगा, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्फे पे हम ऐसे नहीं जा रहे हैं। आपको मौसीकी के बगैर ऐसा मुमकिन हो सकता है कि हम वक्फे पे चले जाएं। हमारे साथ अरशद महमूद साहब मौजूद हैं, तो इनसे गाना सुनते हैं और इस गाने के साथ ही फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। जी अरशद भाई। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज की ट्रांसमिशन ईद मुबारक के साथ। मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल, और इस ईद लाउंज में अभी हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, जो बेसिकली गेस्ट कम और होस्ट ज्यादा हैं, लेकिन हमारे इस ईद लाउंज में आज एज ए गेस्ट यहाँ मौजूद हैं। हमारे चैनल पे एक प्रोग्राम करती हैं करंट अफेयर्स का, इनसाइड द न्यूज, और उसके साथ साथ सोशल वर्क में भी बहुत आगे रहती हैं, प्लस कॉलम भी लिखती हैं। आजकल एक डेली न्यूज़पेपर में इनका कॉलम भी आता है, वो भी बड़े ज़बरदस्त टॉपिक्स पे लिख रही हैं, और बाय प्रोफेशन यानी एजुकेशन के लिहाज से लॉ जो है वो कर रही हैं। यानी अब दो लॉ के स्टूडेंट हमारे यहाँ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अलवीना आगा। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अलवीना, आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत खैर मुबारक। थैंक यू। कैसी गुजर रही है ईद? ईद तो इस दफ़ा जैसे आपको पता है थोड़ी सी स्लो है। एक तो कोविड-19 ग्लोबल पैंडेमिक, फिर उसके बाद इतनी सारी हमें एसओपीज़ का ख्याल रखने की वजह से जो इश्यूज हैं वो, फिर उसके बाद रिसेंटली वी हैव केम अक्रॉस अ ह्यूज वर्स्ट इंसिडेंट, और फिर अल्लाह ताला उनकी सब जो लोग इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए उनकी फैमिलीज़ को भी अल्लाह जो है सब्र दे। तो बैक टू बैक बहुत ज़्यादा सैडनेस है, तो थोड़ी सी डाउन है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए सिंस इट्स अ रिचुअल, और सिर्फ एक खुशी का त्यौहार नहीं है, लेकिन हमारे साथ
इमोशनली और रिलीजियसली या फिर स्पिरिचुअली भी एक कनेक्शन है. तो व्हाट्सोएवर वील हैव टू बी लाइक हैप्पी. दिस इज द मेन एलिमेंट. बिल्कुल बिल्कुल. अब बिशा मौजूद है हमारे साथ और बिशा अब्बास जो हैं वो मॉडल हैं वैसे जी. लेकिन सोशल वर्कर भी हैं और साथ साथ लॉ की स्टूडेंट भी हैं. और दो वकील नाजरीन यहाँ आके बैठ गए हैं और मैं तो अपने आप को या तो मैं जज समझ सकता हूँ या फिर एक ऐसा जो मुल्जिम नहीं कटहरे में खड़ा होता. डॉक्टर बुलंद, आप भी मल्टीपल प्रोफेशंस में हैं. आप भी 2 फ्रेटर्निटीज को एंजॉय कर रहे बिल्कुल, हैं. बिल्कुल, लाइक ऐसे ही. डिफरेंट 2 डिफरेंट फ्रेटर्निटीज, मेडिकल और फिर जर्नलिज्म. सो इट्स लाइक व्हेन पीपल गेट टू नो, मैं कभी कभार रैंडमली लोगों को बताती हूँ माय बॉस इज cardiologist, so everybody's like, oh my god, cardiologist and a journalist. Even I was like, oh, you're a doctor. तो मैंने आपसे फिर पूछा भी था इसके बारे में किस तरह से. नहीं माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है क्योंकि जो मजा जो सेटिस्फैक्शन इंसान को मेडिसिन की फील्ड से मिलती है ना किसी और चीज से मिल नहीं सकती. ये बात जो है मैं भी करती हूँ. जिस तरह आपको पता है कि जब मैं एकेडमिया का भी हिस्सा रही हूँ, जब मैंने जर्नलिज्म की ग्रेजुएशन किया फॉरन, फिर उस फील्ड का भी मैं उसको भी इंजॉय करती हूँ, मैं इसको भी इंजॉय करती हूँ. वहाँ पे मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिलती है कि मैं नॉलेज डिलीवर करती हूँ. तो अब जो मैंने ब्रेक दे दिया उसको, और अब यहाँ पे एक न्यूज़ का एक अलग से एक पैशन है. सो आई एंजॉय बोथ. बिल्कुल. आप क्या ज्यादा एंजॉय करती हैं? लॉयर होना ज्यादा एंजॉय करती हैं, यानी लॉ पढ़ रही हैं उसको, मॉडलिंग को ज्यादा एंजॉय करती हैं या अपने सोशल वर्क को एंजॉय करती हैं? देखिए मैं भी आपको कहूँ कि स्टार्ट में जब ऑब्वियसली स्टडी थी तो मैं उसको एंजॉय नहीं कर रही थी. बट जब अब मुझे पता चला, मुझे मेरे प्रोफेशन के बारे में पता चला कि अगर हम इस प्रोफेशन को रिलीजियस के हवाले से भी देखें ना, तो मुझे लगता है कि हम सबको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्चुअली लॉ. क्योंकि हमारी जिंदगी विदाउट लॉ कंप्लीट ही नहीं है. बिल्कुल. जब हमें पता होगा कि हमें किस तरह से लाइफ को स्पेंड करना है, तो हर चीज़ में आपके घर में भी लॉ होता है. विदाउट लॉ तो आप लाइफ को वो ही नहीं कर सकते. जब मुझे ये पता चला कि लॉ, और मैंने उसको उस तरह से ऑब्वियसली जब मैंने उसको उस तरह से पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत मज़ा आने लगा. और फिर जब मैंने किताबें मुझे बहुत बोरिंग लगती थी, बट मुझे फिर किसी ने किया कि मुझे पहले कुरान पाक पढ़ना चाहिए. जब मैंने कुरान पाक पढ़ा तो मुझे पता चला कि ये सब तो बाद में आई है, ब्रिटिश अल्लाह ताला ने तो 1400 साल पहले ही हमें सब कुछ बता तमाम चीजें बता दी थी. यानी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है नाज़रीन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरा के पूरा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है ना, कानून विरासत सूरह निसा में मौजूद है. यानी एक एक चीज बता दी गई है कि कोई शख्स अगर खत्म हो जाता है तो उसकी विरासत जो है वो किस तरीके से बनेगी, उसकी विरासत में किस किस को हिस्सा मिलेगा, उसके तरके में तमाम चीजें बता दी गई. और आज आदमी सोच के हैरान हो जाता है कि जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी कि किसी शख्स का अगर एक बच्चा है उसकी जायदाद कहाँ जाएगी, पूरा हर चीज का आपको प्रोपोर्शन पता है. एक चीज का चीजें बता दी गई. आसान हो गया हमारे जो पूरा लॉ है, जो जुरिस्प्रूडेंस है, वो बेसिकली इस्लामिक जुरिस्प्रूडेंस में जब शरिया लॉ पढ़ते हैं तो ये जैसे भी डॉक्टर बुलंद बता रहे थे सारी बाइफिकेशन करके, मुझे उससे अपना एक्सपीरियंस याद आ गया. जब हम ये पढ़ रहे थे ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी था, ये इजी भी नहीं था. हम एक दूसरे से क्वेश्चन करें, अच्छा इस सिनेरियो में कितना हिस्सा होगा, और जो भी अंदाजा लगाए उसका गलत निकले और फिर हंसे. कॉम्प्लिकेटेड, वो बहुत अंडरस्टैंडिंग इसकी जरा मुश्किल थी. लेकिन जब आप कुरान पाक पढ़ते हो, सूरह निसा का तर्जुमा पढ़ते हो, तो वो इतना इजी हो जाता है. तो मुझे तो नहीं लगा कि मैंने जो एग्जाम्स दिए तो मुझे कोई डिफिकल्टी फील हुई. और खास तौर पे कुरान पाक पढ़ने की वजह से. एग्जैक्टली. उसके बाद इतना इजी हो गया मेरे लिए मेरा सब्जेक्ट, और मुझे लगा कि शायद मैं सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए नहीं करी, मुझे पता होना चाहिए मेरी आगे की जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं मैं उसको किस तरह से ओवरकम करूं. ये मुझे ऑलरेडी पता चल गया है ये सब कुछ. कभी ऐसा हुआ फील किया आपने कि नहीं मैं गलत फील्ड में आ गई, मैं तो मुझे जो है ना इससे बेहतर तो मॉडलिंग कितनी जबरदस्त फील्ड होती है, बस गए तैयार हुए, वीआईपी ट्रीटमेंट, सब लोग आगे पीछे, जी शूट है फटाफट आ जाए. नहीं. अब मुझे ऐसा, पहले मुझे बहुत बोरिंग लगता था कि यार कहाँ, लेकिन मजबूरी है, पढ़ना है पेरेंट्स का. लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं लगता. अब नहीं लगता. अब एंजॉय कर रही हैं आप? बहुत ज्यादा एंजॉय कर. अच्छा, ये होता है क्योंकि मैंने भी जब मेडिकल में एडमिशन लिया था तो आई वांटेड टू गो इनटू चार्टर्ड अकाउंटेंसी. अच्छा. और वालिदैन के कहने पे ले लिया, मेरी परसेंटेज आ गई थी, मजबूरी क्या करता, डाउ मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया. तो मैंने ये सोचा हुआ था कि यार 1-2 साल यहाँ एंजॉय करके जो है ना मैं वापस आई कैप चला जाऊंगा. और मेरी वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट से भी बात हुई, जो वाइस प्रिंसिपल थे उनसे भी बात हुई थी. उन्होंने कहा था यार जाओ भी डाउ में एडमिशन ले लो, थोड़ा एंजॉय कर लो, समझ में आए तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे आ जाना. लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे वार्ड्स शुरू हुए तो फिर वो एक इमोशनल अटैचमेंट भी हो जाती है, चीजें समझ में आने लगी, फिर आसान लगने लगी, फिर ये हुआ. अच्छा बिशा, कभी रैम्प मॉडलिंग किया आपने? जी बिल्कुल. रैम्प मॉडलिंग की है? बिल्कुल, बहुत सारे शूट्स करते. रैम्प मॉडलिंग ज्यादा आसान होती है या जो फोटोग्राफिक मॉडलिंग होती है वो? स्टिल आसान तो खैर
जब आपको शौक होता है ना, फिर हर कोई काम मिसहैप हुआ कभी रैंप के ऊपर? हाँ हुआ था, मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था व्हेन आई वाज वेयरिंग ब्राइडल क्वार्टर वीक था और बिकॉज वो मेरा फर्स्ट ब्राइडल क्वार्टर वीक था और मुझे लगा यार मैं तो बहुत टॉल हूँ तो मुझे हील पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने अपने डिज़ाइनर से छपा के, जो उन्होंने ये मुझे दी थी, वो मैंने छपा के, मैंने कहा यार नहीं, मैं चल चल के बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत लॉन्ग था वो ड्रेस और मुझे आइडिया नहीं था कि मैं नहीं चल पाऊंगी विदाउट, और मैंने जो है ना वो खुद से टाइप स्लीपर्स पहन लिया और फिर जो मेरी रैंप पे हालत हुई, बार बार मेरे पैरों में आए और मेरा डिजाइनर समझ गया कि तुमने हील नहीं पहनी थी ना। तो ये एक बहुत बड़ा मिसहैप हुआ था, लेकिन स्टार्ट जब आप लेते हो तो ये एक्सपीरियंस। घबराहट होती है कभी, मतलब रैंप पे वॉक करते हुए इतने सारे लोग आपको देख रहे हो और आप वॉक कर रहे हैं, या कोई कॉन्शियसनेस होती है? दफा हुआ था बस, उसके बाद नहीं। उसके बाद तो बस वो फिल्म थी ना फैशन गो, तो बस वो जो होता है ना गो, बस उसके बाद गो ही होता है, फिर एक टेम्पो बन गया, फिर आपको होता है ये रैंप जो है ना आपका है और बस। अच्छा अलवीना, आपको जर्नलिज्म से हट के अगर हम बात करें, माशाल्लाह यू हैव गॉट अ वेरी नाइस फेस, और आप मॉडलिंग भी, यानी मॉडलिंग इन द सेंस कि टीवी कमर्शियल्स के लिए आपको ऑफर आए, आपने की भी एक दो टीवी कमर्शियल, सिर्फ टेस्टिमोनियल्स तक मैंने टेस्टिमोनियल्स तक किया। कभी दिल चाहा कि यार इतनी ऑफर्स आ रही हैं तो क्यों ना लेट्स स्टार्ट मॉडलिंग? फ्रेंड्स ने बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया, जब ड्रामास की भी ऑफर आई और लीड एक्टर्स ने भी क्वेश्चन किया कि व्हाई डोंट यू डू दैट, वी आर गोइंग टू ऑफर यू अ लीड रोल। और उस वक्त तो फैशन जर्नलिज्म में थी तो मॉडल्स एंड एक्टर्स यूज्ड टू बी अराउंड, लेकिन मैंने हमेशा जो है ना इसलिए कहा क्योंकि हर किसी की अपनी एक चॉइस होती है। चॉइस वाज टू गो टुवर्ड्स मोर इंटेलेक्ट। अब लेकिन लोग हम सबको एक ही समझते हैं, वो बाइफर्केशन नहीं कर सकते कि एंटरटेनमेंट अलग वर्ल्ड है और इंफोटेनमेंट एक अलग वर्ल्ड है। बस मीडिया कहते हैं लोग हमें, मीडिया मीडिया मीडिया। इवन इंडिविजुअल कैपेसिटी में हमें रिपोर्टर्स, एंकर्स डिफरेंशिएट भी नहीं कर सकते। तो वो लोगों के लिए तो वैसे भी ऑल आर सेम, वे लाइक इन जेन्युइन हम सब अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई एंटरटेन कर रहा है, कोई एजुकेट कर रहा है, कोई इन्फॉर्म कर रहा है। तो मुझे जो है ना ये एजुकेट और इन्फॉर्म करने वाला काम ज्यादा अपील करता है, दैट इज व्हाई। मीडिया में या टॉक शोज जर्नलिज्म में कहते हैं कि खवातीन जो है ना अगर वो कड़वी बात भी गेस्ट से कर जाए तो वो हंस के जवाब दे देते हैं, मर्द अगर आपको पता है डॉक्टर बुलंद, आपको अच्छी तरह से पता है इसका जवाब। नहीं, लेकिन फिर भी बहुत, ये तो बहुत कम केसेस ऐसे हुए ना जब कोई गेस्ट बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट में आ गया, या अदरवाइज नॉर्मली तो बर्दाश्त कर लेते होंगे ना कि चलो कोई बात नहीं, लड़की कह रही है, मुस्कुरा के कह रही है, तो खामोशी से बर्दाश्त कर लिया, या उस तरीके से बदतमीजी नहीं करते। बहुत दफा आपने जो है मेरी, मैं ऑनर बता रही हूँ सबको कि क्योंकि मेरे बॉस भी, इन्होंने मेरी बहुत क्लास भी लिया, मुझे कहते हैं उस पॉइंट तक लेके क्यों जाती हो तुम जब बंदा इतना पागल हो जाता है। इन्होंने मुझे बहुत बुला के बोला है, मैं कोशिश भी करती हूँ, मैं थोड़ा बहुत करती हूँ कि मैं इतना प्रोवोक ना करूँ, क्योंकि अपने कहते हैं ना कैपेसिटी को देख के कि आई एम नॉट अ सीनियर जर्नलिस्ट, कि मैं किसी को जितने भी उस लेवल पे ले जाऊँ वो मेरे सामने एंजॉय करता है एक शख्स को इतना प्रोवोक करना कि वो फट पड़े, वो बिल्कुल उसकी कानों से धुएं निकलने शुरू हो जाए। क्या ये एक एंकर की अंदर से ख्वाहिश होती है कि आप अपने गेस्ट को किसी भी सवाल से इतना पागल कर दें कि वो कहें कि आप क्या कर रही हैं, मैं बस शो छोड़ के चला जाऊंगा? ये मेरे ख्याल से पता नहीं एंजॉयमेंट होती है ना, इसका मतलब शायद होती है समहाउ, या तो पता नहीं कहीं सब कॉन्शियस में होती है, कॉन्शियस में होती है, कहीं तो होती है, क्योंकि योर अल्टीमेट गोल इज कि मैं इसको फंसाऊं, क्योंकि वी all of us know कि most of the politicians whatever they say they try to conceal the truth, क्योंकि उनकी भी एक certain job requirement होती है। पीटीआई की पॉलिटिशियंस के बारे में भी आपकी यही राय है? हर कोई एवरी पॉलिटिशियन वो कुछ ना कुछ ट्रुथ को जो है कंसील करते हैं, क्योंकि मेन जो आपको खास तौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या और दूसरी सियासी जमातें, वो कहती है नहीं, अलवीना जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कहीं ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कहीं ना कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखती है। इज दैट ट्रू? मैं आपको बताती हूँ, चलिए अच्छा वो आपने मुझसे ऑनर, क्योंकि आज आप एज अ गेस्ट बैठी हुई है ना, तो यू कैन से व्हाटएवर यू वांट। एज अ होस्ट तो फिर इंसान के ऊपर, जिस तरह जज के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और वो किसी के साथ पार्टिजन नहीं हो सकता, इसी तरह होस्ट भी किसी के साथ नहीं हो सकता। लेकिन आप ऐसे गेस्ट बैठी हुई, तो अब मैं जानना चाहूंगा कि आपकी अपनी पार्टी एफिलिएशन कहाँ है, क्या मैं बताती हूँ एफिलिएशन अगर पूछी जाए। डॉक्टर बुलंद, नाउ द क्वेश्चन, आपके सवाल में कुछ क्वेश्चंस भी होंगे मेरे। देखिए, जब हम कोई भी कहते हैं कि जर्नलिस्ट जो है बायस नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बायस नहीं हो सकता, लेकिन अब एक एस्पेक्ट
कुछ और पॉइंट्स देख रहे हो। तो हो सकता है मेरे क्वेश्चन से ऑपोजिशन हर्ट हो जाए और आपके क्वेश्चन से जो है गवर्नमेंट हर्ट हो जाए। तो इट डजंट मीन के वी आर बायस्ड। हो सकता है हमारा जो काम है, हमारा फोकस है वो इतना हो कि हम वहां तक क्वेश्चन करें। सेकेंडली, अगर कोई बंदा सिर्फ ऑपोजिशन जमात के साथ रहता है और गवर्नमेंट को, जो भी करंट गवर्नमेंट होती है, उसकी जो है पूरी क्लास लेता है खुलेआम, तो सिर्फ वो एक जर्नलिस्ट है। ये एक मेनली एक गलत परसेप्शन है लोगों का। मेरे ख्याल से जहाँ पे जो गलत है आप उससे वो सवाल करो, दैट इज द राइट थिंग। ये नहीं होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट है तो बस इनको हमने हर सूरत गवर्नमेंट की बैशिंग जरूरी नहीं है, लेकिन ये कि जो भी पॉलिटिशियन हो, चाहे वो अपोजिशन में क्यों ना, उससे सवाल जरूर करने चाहिए। बेशक आप टॉक शोज देखती हैं जो करंट अफेयर्स के कभी अच्छा, कभी कभी देखती हैं, एंटरटेन होने के लिए देखती हैं, परेशान होने के लिए देखती हैं, किस लिए देखती हैं? ऑब्वियसली परेशान हो जाती हूँ मैं तो। अच्छा। मतलब कभी कभार तो ऐसा था, बस यार प्लीज बंद कर दो ये न्यूज चैनल्स। आपकी कोई अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन है, किसी पार्टी को पसंद करती हैं? अगर मैं पूछूं वोट किसको दिया तो क्या कहेंगे? अभी तक मैंने किसी को वोट नहीं। अभी तक किसी को? अभी तो आप अच्छा 18 साल की हुई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए ये वोट नहीं दे पाई नाज़रीन, एक ये भी मसला नहीं है। ऐसा नहीं, मैंने नहीं दिया अब तक किसी को। अच्छा, अभी तक किसी को वोट कास्ट ही नहीं किया आपने? नहीं, अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं मूड ही नहीं हुआ आपका। आपने कब तक वो आपने अपना राइट जाया ना वो पार्टी पैदा हुई है, ना वो लीडर पैदा हुआ है जिसको वोट दिया यू जाए। हैव वेस्टेड योर राइट। चलो अब मैं आपके कहने पे अपने नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम सोचेंगे, अभी 3 साल और हैं अभी सोचने के लिए, समझने के लिए। एज ए यूथ मैं पीटीआई के साथ हूँ। एज अ यूथ पीटीआई के साथ है, लेकिन एज अ Exactly. पर्सन पीटीआई के साथ एज नहीं। ए यूथ मैं पीटीआई के साथ। नहीं, अच्छा। आपको आइडियोलॉजी लेकिन अपील कभी- करती है उनकी? सच तो नहीं, सच तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। तो इमरान खान की वजह से इमरान खान PTI की है ना अच्छी Personality, persona जो है उसकी वजह से। पर्सनालिटी भी है। कमाल और है। हाँ यार हाँ। अच्छा, और इसके अलावा उनकी आइडियोलॉजी भी अच्छी है ना, वो यूथ को बहुत आगे आगे लिखता है। एज ए यूथ मुझे पीटीआई अच्छी। तो फिर वैसे यानी आप PTI अग्री करती हैं उनके विजन के साथ? जो तो जो वो एक्चुअली मैं उनके अलवीना भी जो है ना, वो vision एज के अ साथ, यूथ हाँ। पीटीआई के साथ है। हाँ, मैं उनके क्योंकि डॉक्टर vision बुलंद को मुझे मैं करती फंसा हूँ। रहे हैं आज, ऑनर फंसा रहे हैं, जो मेरे गेस्ट को मौका मिल जाता है ना। हाँ बिल्कुल, आप करती नहीं है ना, तो वो उस जगह पे बैठे हैं कि वो अभी लेकिन आपसे जब ये host होती है actually तो वो फिर- आपको यही एग्री कराने की कोशिश कर रहे थे कि आपको क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो अपनी ये सेटिस्फेक्शन मुझसे करने की उगलवाने की कोशिश कोशिश कर मेरी रहे अपनी हैं। भी ख्वाहिश है कि कभी अलवीना होस्ट करे, मैं बैठूं, फिर मैं जवाब दूं, मुझसे जो पूछना चाहे पूछे, और मैं इनको बताऊं जवाब देते कैसे हैं। पॉलिटिकल शो में फिर मजा आएगा फिर- मुझे डॉक्टर बुलंद फिर के प्लीज साथ। ये मत कीजिएगा कि बॉस इज ऑलवेज राइट। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं वाला नहीं, फिर नहीं। पॉलिटिकल शो में जब मेरे साथ बॉस बैठेंगे फिर नहीं होगा। फिर उस वक्त सीट पे बैठने के बाद कोई बॉस नहीं रह जाता। जब आप टीवी शो में बैठे हो ना, तो अब यहाँ अगर मेरे गेस्ट मेरे बॉस भी हो, तो फिर वो उस वक्त बॉस नहीं होंगे जिस वक्त टीवी शो में एज अ गेस्ट बैठे हुए। Exactly. तो बहरहाल चले कुछ ईद की भी अब बात करते हैं, जी। तो पॉलिटिकल और ये तमाम चीजें। कैसी ईद पिछले साल से कुछ डिफरेंट है ईद, या पिछले सालों से? ईद के लिए तो कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए, जैसे मैंने बताया, लेकिन फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि इट्स वेरी थोड़ा sadness है, हाँ, थोड़ी सी। बहुत सैडनेस है और हैपनिंग नहीं है कुछ भी, क्योंकि वी आर बाउंड टू डू दैट। बस घर में ही रहना है और घर में अच्छा, ही एक रहना। चीज जो मिस की होगी, जो चांद रात पे जो लड़कियां मेहंदी लगवाने जाती हैं और जो लास्ट मोमेंट पे चूड़ियां पहनने जा रही इसमें होती कि हैं। क्योंकि चूड़ियां मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सिर्फ मजबूरी में मैं शो की वजह से मैंने अभी पहनी हुई है, हाँ। और वैसे मुझे चूड़ियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं नॉर्मल लाइफ में नहीं पहनती। सेकेंडली मेहंदी मैंने कोई पता नहीं 4-5 सालों से शायद लगवाई नहीं है। वैसे तो बोल में हमारा ये मैंडेटरी था कि आपने नहीं लगाना, उसके बाद फिर एक आदत बन गई। हर चैनल पे एक SOP होती है ना कि एंकर्स ने ये करना है, ये नहीं करना, तो वो आहिस्ता आदत बन आहिस्ता गई। आदत बन गई। उस चीज से निकल हाँ गई। जी। चांद रात पे शॉपिंग करने जाती हैं? आई डोंट लाइक टू गो आउट ऑन चांद रात। नहीं जाती हैं। आप जाती हैं बिशा? हाँ मुझे तो जाना है। जहाँ हर सूरत में जाना हाँ होता मतलब मुझे मेरा है। तो दिल इस ईद करता में है तो कि बड़ा मैं- मसला हो रहा होगा कि चांद रात में वो बात है ही नहीं, यार, 4-4, 5-5 बजे तक लोग घूम रहे हैं। बात हुई है ना कि मुझसे बैठने नहीं जाता है, literally। अच्छा, तो मैंने इसलिए ये तो सोचा आप कि गार्डन यार- में निकल के वॉक कर लिया करें, रोड पे वॉक कर लिया नहीं ना, करें। वो नहीं जो एक बाहर निकलने वाला एलिमेंट है ना, वो नहीं होता। तो इसलिए मैंने इस ईद को भी हैपनिंग बनाया कि मैंने लोगों के साथ जाकर, और ठीक है गेट टुगेदर हम नहीं कर सकते, तो ये भी एक गेट टुगेदर है और दिल को अच्छा भी लगेगा कि हम हॉस्पिटल्स में जाके जो हमारे पेशेंट्स हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि उनके साथ इस ईद को सेलिब्रेट हम लोग करेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी ईद है। ये अच्छी ईद दूसरी है। ईद अच्छा, बिशा हमारे साथ मौजूद हैं, अलवीना हमारे साथ मौजूद हैं, अरशद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेंगे नाज़रीन। वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। ईद मुबारक।
जी नाजरीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज की खुसूसी ईद नशरियात, ईद मुबारक के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। बड़ी जबरदस्ती हमारी ईद की ये ट्रांसमिशन चल रही है और हमारे साथ बिशा अब्बास मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं अलवीना आगा और हमारे साथ मौजूद है अरशद महमूद साहब और हमारी ये ट्रांसमिशन इसको मजीद कंटिन्यू करते हैं। आपकी आदत है अरशद भाई ईद पे जाने की, मतलब चांद रात मुझे लगा वो सो ना जाए। एक्चुअली जहाँ दो खवातीन बैठी थी तो फिर मैंने सोचा, अब मैंने सोचा कि वली होगी ये ऐसा फील हुआ यहाँ से कुछ ऐसे कोई भी आवाज नहीं आई लिटरली डॉक्टर साहब मुझे भी ये फील हो रहा था, धुआं उठता हुआ महसूस हो रहा था। मैं सोच रहा मैं इस तरफ जो देखा नहीं, मैंने कहा अरशद भाई बैठे यहाँ से धुएं उठने की, मैं सोच रहा था कि पहले WhatsApp के अंदर ही मेरा ये गाना करवा लेते ताकि मैं निकल जाता। चांद रात पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए? नहीं, मैं नहीं जाता। जवानी में जाया करते थे? जी, बिल्कुल। जवान तो वैसे आप अब भी हैं, अब मुझे इसलिए कहना पड़ा कि आप आपकी मेहरबानी, आप कुछ भी कह सकते हैं। इस टाइम आपके पास जो सीट है ना उसमें आप कुछ भी कह सकते हैं। बिल्कुल नहीं गए, कभी नहीं जाते? नहीं, पहले जाते थे। जिस मकसद से लड़के जाते हैं चांद रात पे नहीं, मैं नहीं शॉपिंग करने, उस मकसद से नहीं? नहीं। अरे भाभी नहीं देख रही होंगी इस वक्त। नहीं, भाभी आप तो फिक्र ना करें, वो घर के कामों में किचन में मसरूफ होगी। नहीं, वो जाहिर है जो अच्छी बीवियां होती हैं वो जब तक किचन में मसरूफ नहीं होंगी तो फिर अच्छा खाना नहीं बना सकती। कभी नहीं जाना हुआ? शॉपिंग पहले से कर लेते हैं ईद की? क्या मैं तो शॉपिंग अभी तो करता ही नहीं हूँ। अच्छा, जब मैं बाहर टूर पे होता हूँ मैं वहीं से ले लेता हूँ। अच्छा, वहीं से लेके हाँ, आम दिनों में वैसे ही घर वाले जिद करते हैं, बच्चे जिद करते हैं कि चले लेके पहले करते थे जब वो छोटे थे। हाँ, तो मैं जाता था साथ उनके, गाड़ी में बैठे रहते थे खाली? नहीं, बच्चों के साथ जाता था। जब बच्चे बड़े हो गए फिर वो अपने हिसाब से शॉपिंग करते हैं, वो हमारी पसंद की थोड़ी शॉपिंग करेंगे। सही बात है। तो अब वो मेरी मिसेज जो है वो साथ जाती। लेकिन अब तो खैर दानियाल है और माशाल्लाह। हाँ, दानियाल है, दानियाल के साथ जो है जमीला जाती या वो खुद ही चला जाता है। माशाल्लाह वो भी जवान है। हाँ। बेटी मेरी जो है वो इंग्लैंड में रहती है, तो वो अब अपने हिसाब से अच्छा जो उनके हस्बैंड है वो उनको करवाते हो कि शॉपिंग जिस तरह से भी है। अच्छा, लेकिन मैं मतलब जिस तरह से आप समझ रहे हैं कि उस तरह से मैं नहीं कभी भी गया। अच्छा, नहीं बस आप नहीं, जब मैं बिल्कुल जो समझ रहा जब हूँ मैं सही जब मैं सक्खर में था ना, जब मैं रोड़ी में था, क्योंकि मेरी पैदाइश रोड़ी की है, डिस्ट्रिक्ट सक्खर की। अच्छा, जब मैं वहां था वहां भी नहीं जाता था। हाँ, चांद रात को इंतजार रहता था कि दूसरे दिन ईद कितने बजे, ईद कितने बजे। हाँ, क्योंकि ईद की नमाज भी पढ़नी होती है। जी, ईद की नमाज भी पढ़नी होती, ईद बाजार लगते थे। तो उस ईद बाजार को एंजॉय करने के लिए जो है ना हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशात होती थी। और जाहिर मैं जब छोटा था तो मेरे वालिदैन इतने अमीर लोग नहीं थे, हम लोग गरीब लोग थे। तो उसी हिसाब से हमारी जो है ईद हुआ करती थी। हमारी बहनें जो हैं वो रात ही को कपड़े इस्त्री करके टांग देती थी, सुबह सुबह ईद पढ़ने के लिए जाना है। हाँ। तो सबसे पहले ईद पढ़ के जब वापस आते थे फिर आके हम जो सवैयाँ और ये सवैयाँ और यखनी पुलाव जो है ना ये बचपन से इसी तरह बनता है। अच्छा, इसी तरीके पहले वहाँ के हाथ का था, अब माँ नहीं रही, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। अब हमारी मिसेज जो है वो बनाती है। और जो आप अभी थोड़ी देर पहले जो ईद कर रहे थे ना, ईदी की बात, हाँ, तो ईदी पहले तो हमारी माँ देती थी जब मैं छोटा था तो उसी तरह से गिनते थे बैठ के किसके ज्यादा पैसे बने। तो गुल्लक तोड़ते थे चांद रात को, फिर जाके बड़ों के साथ जाके जो भी चीज लेनी होती थी लेते थे। लेकिन इस दफा मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, खुश रहें। मेरे बहुत प्यारे दोस्त है, मैं नाम लेना चाहूंगा, हाजी अमान मेमन साहब जी, आप जानते हैं हाजी अमान। बिल्कुल, उन्होंने खास तौर पर मेरे लिए ईदी भेजी है। ईदी, वाह वाह वाह, क्या बात है। और मैं उनका इसकी बात ही हो रही है, ईदी आती है ना आदमी बड़ा खुश हो जाता है। आपको कितनी ईदी मिलती है वैसे हर साल? या अभी तो खैर स्टार्ट है तो इसलिए नहीं मिली होगी, लेकिन कितनी ईदी मिल जाती है? कोई पर्टिकुलर अमाउंट नहीं, ऑन एंड ऑफ, कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है कि ये स्टैंडर्ड सेट है। लेकिन अगर आप बचपन की पूछ रहे हैं तो मुझे ऑनेस्टली याद नहीं, क्योंकि उसमें से काफी चीजें गायब, काफी एनवलप्स गायब ही होते थे। अच्छा, जी, गायब हो जाती थी जी। अच्छा, वो अम्मी गायब कर देती थी। सबकी अम्मियां यही करती हैं, या तो ये कहती थी या तो साफ साफ बता देती थी कि ये मैं तुम लोग के लिए इसमें से कुछ लूंगी। अच्छा, आपसे बिशा लेती हैं अम्मी ईदी? आगे रखवा दो बेटा, कोई बात नहीं, जरा सेफ रहेगी, फिर मिल जाती है वापस से? अब तो अब नहीं लेती वो, अब तो बड़े हो जाते थे, किसी के भी नहीं लेते। अब नहीं लेती, अब ऐसा होता है कि वो बचपन में ईदी ज्यादा मिलती थी, अब ईदी ज्यादा मिलती है आपको? अब मिलती है ज्यादा, अब मिलती है ज्यादा, अब मिलती है ज्यादा, क्योंकि पैसे की मेरा ऑपोजिट हो गया है वैसे। अब पैसे की वैल्यू अच्छा, आपका क्या है? बचपन में ज्यादा मिलती थी, अब कम हो गई है। अब कम हो गई। अब आप ईदी देने वाली बन गई? नहीं, मैं देने वाली नहीं बन।
بچے آتے تو ہوں گے نا آپ سے مانگنے کے لیے کہ دے دینا عیدی دے دیں. کوئی بھی نہیں آتا بچے, ان کو سب بہت کو ہی پتہ ہے کہ وہاں پہ پتا ہو نا پھر وہاں بچے نہیں ان کو آتے, پتہ ہی نہیں دے گی ہاں, وہ عیدی, پتا ہے سوال ہی کہ نہیں پیدا ہوتا ویسٹ کرنا بیکار ہے, تو اس لیے پھر اس لیے نہیں آتی. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اچھا بشا کے بارے میں ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ چونکہ مختلف ہاسپٹلس ابھی عید سے پہلے گئی ہیں, تو الوینا آپ کو بھی ہم دکھانا چاہیں گے, اور ارشد بھائی آپ کو بھی مطلب ہم چاہیں گے کہ ہم بات چیت بھی کرتے رہیں, اور ساتھ میں آپ دیکھتے بھی رہیں گے کہ کس طریقے سے بشا مختلف ہاسپٹلس میں, خاص طور پہ ابھی ریسنٹلی جو ہے جے پی ایم سی میں گئیں. سیمی جمالی جو کہ ڈائریکٹر ہیں جے پی ایم سی کے, انہوں نے بھی بڑا اپریشیٹ کیا, کافی اپریشیٹ کیا, اور باقاعدہ جو ہے نا ان کو جے پی ایم سی کو ماسکس اور تمام چیزیں دی گئیں. اس کے علاوہ ایکسپو سینٹر میں جو آئسولیشن فیلڈ آئسولیشن سینٹر بنا ہوا ہے, وہاں پہ کئی ٹرکس دیے گئے ماسکس کے, گلوز کے, سینیٹائزرز کے, اور ان تمام چیزوں کے. دکھانے کا مقصد اصل میں یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ کیا اگر انڈیویجولی لوگ اتنا کام کر سکتے ہیں صرف اپنے کلوز سرکل میں, یعنی صرف اپنی فیملی اور ایک آدھ دوستوں کے ساتھ مل کے اگر اتنا کچھ جمع کیا جا سکتا ہے, تو پھر اگر ہم سب اسی طریقے سے مل جائیں اور ہم سب اسی طرح کام کریں تو ہم کتنا کچھ جمع کر سکتے ہیں, خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جن کو ہماری ضرورت ہے. ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے پیرامیڈکس, ہمارے ایسے لوگ جو کہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, آپ کو ہم دکھائیں گے بھی, اور یعنی باقاعدہ آپ کو یہ بشا کی کافی اس میں ایفرٹس ہیں, یعنی ہاسپٹلس یعنی پورا سامان جمع کرنا, پھر اس کی پیکنگ کرنا. تو کس طریقے سے, کیا یہ پیکنگ وغیرہ ہے, اس کا کیا وہ کیا جاتا ہے؟ میری ٹیم ہے, جیسے کہ آلریڈی میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بتا چکی ہوں کہ میری ٹیم کا بہت زیادہ اس میں جو ہے وہ بہت ایفرٹس ہیں ان کے. رمضان ہونے کے باوجود سحری تک جو ہے وہ بیٹھ کے نیچے پیکنگ کرنا, اور اس میں بھی ہم لوگوں نے باقاعدہ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو خیال رکھا تھا کہ بالکل الگ الگ ٹیبل جو ہے وہ لگائے جاتے تھے ڈسٹینس کے تھرو, اور پھر وہ بیٹھ کے وہ پوری رات جو ہے پیکنگ کر رہی ہوتی تھی میری ٹیم ساری چیزیں. ہاں بالکل. باقاعدہ پہلے ایسی چیزیں خریدی کیسے جاتی ہیں, کیا کیا جاتا ہے, یعنی باقاعدہ کوئی ٹینڈرز لیے جاتے ہیں, پہلے تو اس چیزیں طرح کا ڈھونڈتی کچھ کیسے ہیں؟ ہاں پہلے تو اس طرح کا کچھ نہیں تھا. پہلے تو ہمیں خود ہی مارکیٹس ہم لوگوں نے سروے کیا, بہت ڈیفیکلٹیز آئیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسٹارٹ میں تو ریٹس کتنے زیادہ ہائی تھے, لیکن ہم نے کہا کہ یار کچھ بھی ہے, جب آپ ارادہ کر لیا ہے تو اس کو کرنا ضروری ہے. تو پہلے ہم مارکیٹ میں گئے, اب جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلتا جا رہا ہے لوگ خود ہمارے پاس آ رہے ہیں. ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے پاس فارماسیوٹیکل کمپنی کے وینڈرز آئے تھے, انہوں نے جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا, کیونکہ ہم لوگ ہاسپٹلز میں جو ہے وہ امیون سسٹم بوسٹ کرنے کی میڈیسنس جو ہے وہ سپلائی. اچھا یہ دیکھیں, یہ جو تصویریں ہیں, یہ باکسز, یہ باقاعدہ باکسز بنائے گئے ہیں؟ بالکل, یہ باکسز ہم لوگوں نے بنائے. اس میں یہ پوری جو ہے وہ لائف سیونگ کٹ ہے پوری, باکسز ہیں, اس جو میں ہر طرح کی چیزیں ہیں, اور میڈیکیشنز بھی ہیں. جو ایک انجیکشن ہے, میں اس کا نام ابھی تھوڑا بھول گئی ہوں, بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے یہاں سے جو ہے نا ملنا, تو وہ ہم لوگوں نے فارماسیوٹیکل کمپنیز میں جو ہے وہ کانٹیکٹ کیا, اور پھر وہ ڈاکٹرس کو ہم نے وہ پرووائڈ اچھا کی. ہائپرٹینشن, وائٹامن سی کی ٹیبلٹس جو ہیں وہ بھی آپ جی بالکل, وائٹامن سی کی ٹیبلٹ, کیونکہ ڈاکٹرس سے جب ہم لوگ ملے تو انہوں نے کہا کہ یہی جو پیشنٹس ہیں, کیونکہ ابھی ایک کوئی اس کی پرٹیکولر میڈیکیشنس تو آئی نہیں ہیں, تو وہ یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ دے رہے ہیں تاکہ امیون سسٹم بوسٹ اپ ہو سکے. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی عید کی خصوصی نشریات عید مبارک کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال, میرے ساتھ موجود ہیں ماڈل ہیں بشا عباس, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ہوسٹ الوینا آغا. اور بریک پہ جانے سے پہلے بڑا زبردست ہم نے نغمہ بھی سنا, ہو سکے تو میرا ایک کام کرو, شام کا یہ پہر میرے نام کرو. تو اب بشا میوزک کا کوئی شوق رکھتی ہیں, کبھی گانے کی طرف آنا ہوا, سنگنگ, یا کہتے یہ ہے کہ جہاں ماڈلنگ اور ایکٹنگ اور یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں وہاں انسان کے جتنے ایستھیٹکس ہوتے ہیں نا, یعنی جتنے آپ کے فنون لطیفہ جو جسے ہم کہتے ہیں, وہ تمام لطیف فن جو ہے نا وہ سب ایک ساتھ چلتے ہیں, چاہے میوزک ہو, ایکٹنگ ہو, ماڈلنگ ہو. اچھا اب تک تو نہیں ہے سچ میوزک کی طرف, ہاں ایکٹنگ کی طرف ہے کہ آگے انشاءاللہ تعالیٰ ایکٹنگ کی طرف جانا ہے, بٹ میوزک اب تک نہیں سوچا. ہاں باتھ روم سنگر تو سبھی ہوتے ہیں.
अच्छा, तो वो कभी ये हमने नहीं कर सोचा लिया। कि कोई सॉन्ग रिलीज करें या नहीं नहीं नहीं, सच अभी तक कुछ नहीं सोचा और शायद आगे भी ना सोचूं। मुझे music- नहीं, मुझे सच मुझे ट्रस्ट नहीं है अपनी आवाज़ पर कि सिर्फ मैं सुनने बहुत- की हद तक शौक है। हाँ, सुनने की हद तक, सुनने की हद तक बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ज्यादा म्यूजिक पसंद है। यानी कुछ लोग होते हैं जो कुछ भी काम कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो तो कानों में नहीं, पढ़ते वक्त तो फोकस एयरपॉड्स नहीं लगे हो होते हैं जो, पाता। हाँ, बट कोई भी काम कर रहे हो, स्पेशली जब कार में आप बैठे हो लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो मुझे फिर सॉन्ग्स चाहिए। हर सूरत में हाँ, चाहिए मुझे होता है। चाहिए सॉन्ग्स। ठीक है। अलवीना, आप बताएं, म्यूजिक का शौक है? म्यूजिक सुनने का सिर्फ शौक है बस। सुनने का शौक, गाने का शौक क्यों नहीं है, क्या वजह? कभी ट्राई किया आपने? नहीं, मुझे जो है अपनी आवाज़ पहले बहुत बुरी लगती थी, तो फिर मुझे ग्रेजुअली बड़े होकर पता लगा, जब मैं प्रैक्टिकली इस फील्ड में आई तो मुझे रियलाइज हुआ कि अल्लाह ने मेरी आवाज़ करंट अफेयर्स के लिए बनाई है, इसीलिए मुझे अपनी आवाज़ वाह पसंद वाह नहीं आती थी। वाह, अरे वाह, ये तो आपको बड़े होने के बाद अंदाजा हुआ। जी, वरना पूरी लाइफ मुझे बचपन में जो है अपनी आवाज़ बहुत बुरी लगती थी, बिकॉज एक पिच की वजह से और भारी आवाज़ है, इसलिए तो इसीलिए मैं सोचती थी दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर म्यूजिक एट ऑल, और बुरा भी लगता फिर है आपको जब ये मैं- भी एहसास हुआ कि लॉयर बनने के लिए भी भारी आवाज चाहिए होती है, तो उसके लिए भी बेहतर ये है कि अपनी आवाज का सहारा लिया जाए। अच्छा, ऐसे मत बोले, मेरी नहीं है बिल्कुल। मुझे तो, मैं कभी फोन पे भी हूँ तो लोग अच्छा बेटा। लेकिन आजकल तो अदालतों में जो है ना, बड़ी बड़ी अदालतों में माइक्स लगे होते हैं। हाँ, वो तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट्स में वकीलों तो के अच्छा, आगे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एंकर्स के लिए भी जो है क्योंकि कुछ ऐसे इश्यूज हुए थे हमारे साथ, एक लड़की है उसको आवाज की वजह से ऑफेयर कर दिया था, और उनको कहा था कि नहीं, यू आर नॉट फिट इन टू बी एन एंकर बिकॉज एंकर के लिए देयर नीड टू बी अ वॉइस, और फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे तुम लोग की आवाज को ऊपर करते हैं। मैंने कहा नहीं, वो हर वक्त के लिए नहीं होता, वो एक आवाज ऐसी होती है पर्टिकुलरली जो कि फिट इन होती है, चाहे किसी भी एटमॉस्फेयर में आप काम करें, तो दैट इज व्हाट इसलिए हाँ, वी लुक पेशा आप बहुत लो नहीं बोलती, मतलब बहुत ज्यादा बारीक आवाज नहीं है आपकी। हाँ, बहुत ज्यादा, एक्चुअली बहुत ज्यादा है। मैं फोन पे आपको- बात करती हूँ तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी बेटा। जी बेटा, यही होता है। मैं आपको यही तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ ना कि यार, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, अब इतना भी बेटा नहीं हूँ। तो ऐसा है। और मुझे मेरा भी अभी ये कहनी थी ना, मुझे लिटरली कभी व्हाट्सएप पे हम आजकल वॉइस करते हैं, तो मेरी कभी वॉइस प्ले हो जाए तो मैं फौरन बंद कर देती हूँ कि नहीं, मैंने नहीं सुनी मेरी बर्दाश्त आवाज, नहीं होती, अपनी आवाज दोबारा नहीं सुनी मुझे नहीं जाती। सुननी। अच्छा, ये होता है कि हाँ, बिल्कुल, तो मैं फौरन से स्टॉप कर देती हूँ उसको। अच्छा, अलवीना, क्या प्लान्स हैं आगे की, क्या करना है? वकालत को मजीद आगे बढ़ाएंगी, क्या नहीं, करेंगी? वकालत इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगी, मैं सिर्फ वकालत पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि ताकि सबको ना फंडामेंटल राइट्स, जिस तरह ये भी कह रही थी अभी कि फंडामेंटल राइट्स पता होना तो आप लाजमी किताब होते हैं। खरीद के पढ़ लेती हैं, एडमिशन लेने की क्या जरूरत थी? ये मेरे और फ्रेंड्स ने भी बोला नहीं, लेकिन वो जरा ज्यादा डीप नॉलेज होगी ना, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन भी पता चल रहा है, यूके पाकिस्तानी कौम है ना, जब तक तलवार एग्जाम्स की तलवार नहीं लटके हम नहीं पढ़ते हैं, तो हम कितनी नहीं, भी- लेकिन हमें यार, सॉरी हाउ टू प्रोनाउंस योर नेम, सबसे पहले इतनी देर से मैं बिशा। डॉक्टर बुलंद को बोलते हुए सुन रही हूँ, बट स्टिल मैंने कहा मैं बोलने से पहले बिशा, पकड़ कर- BISHA, बिशा, yeah. ठीक है, क्योंकि लोग ऑफेंड हो जाते हैं गलत नाम ले लें, एथिकली दुरुस्त ही नहीं है, तो बिशा यूजुअली ऐसा होता है कि हम लोगों को डेली बेसिस पे बहुत पढ़ना होता है, तो हम लोग जो है जरा उस एरिया में जरा मुख्तलिफ है। बट वो वही बात है ना कि जिस चीज का हमें इंटरेस्ट हो या कोई काम करना है, ये तो you हम are वही 100% पढ़ेंगे। करेक्ट, हमने वही लेकिन पढ़ना है। हमारी जो फील्ड है ना वो ऐसी है कि वो हम हर वक्त गन पॉइंट पे हमसे पढ़वाती तो है। आप क्या समझती हैं, एग्जाम्स के बगैर भी आप पढ़ सकते हैं? नहीं, अगर पाकिस्तान में इस दफा एग्जाम्स नहीं हुए तो कोई बात नहीं, वो लेकिन इसलिए आप जैसे क्योंकि- कितने स्टूडेंट्स होंगे जो जी। बगैर एग्जाम्स के हाँ, पढ़ते हैं? वो मोस्ट ऑफ द केस में तो यही वाला सिनेरियो होता है, लेकिन हमें तो अपनी फ्रेटर्निटी की वजह से आदत हो गई है हर वक्त इसलिए पढ़ने पढ़ने की की आदत हो कि कुछ ना कुछ पढ़ना है हमने, क्योंकि अपडेट भी रहना है, उसके अलावा भी क्योंकि लोग हमारे ऊपर तो उंगलियां घर वाले उठाते हैं परेशान ना। नहीं हो जाते कि क्या हर वक्त कभी टीवी पे बैठे रहना, कभी पढ़ना, कभी कोई नहीं, वो खुश सोशल होते लाइफ हैं। है आपकी? वो खुश होते हैं। हाँ, नहीं, वैसे सोशल लाइफ है आपकी? सोशल जिस लाइफ तरह, ऐसा होता है कि ऑन एंड ऑफ कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, क्या हो सकता है एंजॉय कभी करती है? कभार। जब लॉकडाउन नहीं था तो क्या डाइन आउट करना, हैंग आउट्स करना, क्या पसंद है? वो आपको पता है नहीं, लोग डर जाएंगे, पता नहीं क्या समझेंगे, कुछ ऐसा खास नहीं, बस शॉपिंग ही है, और दूसरा इसके अलावा जो है कोई शॉपिंग ही होती है, और बाकी ट्रैवलिंग मुझे अच्छी लगती है, ट्रैवलिंग अच्छी लगती है बस आपको? इतना ही है। तो कहाँ कहाँ अब तक पाकिस्तान से बाहर कहाँ कहाँ जाना है? गल्फ कंट्रीज में ज़्यादा ट्रैवलिंग की है, और दूसरा जो है यूरोपियन कंट्रीज का इतना ज़्यादा पर्टिकुलरली नहीं किया, लेकिन अभी है यूरोपियन कंट्रीज भी नेक्स्ट। अब आप समझती हैं कि 1-2 साल तक जा सकेंगी ये यूरोपियन दिस इज देन अदर क्वेश्चन नाउ। अब ये साल तो हमारा चला ही जाता है, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है। लेट्स सी। आप क्या कहती हैं बिशा, ट्रैवलिंग का शौक है आपको? हाँ, बहुत था, अब माशाल्लाह से इतनी हो गई है कि अब
थक जाती हूँ। सबसे अच्छा मुल्क पाकिस्तान के अलावा कौन सा लगता है? अपना वतन तो फिर दुबई, अपना वतन क्योंकि है। मेरा ज़्यादातर टाइम वहीं पे ही दुबई में होता है। तो दुबई की गर्मी बर्दाश्त हो जाती है? ये लास्ट टाइम व्हेन आई वाज गोइंग टू दुबई, एवरीवन एट माय ऑफिस वाज लाइक ये कोई टाइम है दुबई जाने का, क्योंकि लास्ट एक्चुअली मुझसे दुबई की गर्मी बर्दाश्त हो जाती है, बट मुझसे पेरिस की सर्दी नहीं बर्दाश्त वो गर्मी बर्दाश्त हो जाती है कराची की वजह से, हमें आदत है। हो जाती है मुझे, हाँ हो जाती है। और वहाँ पे हर जगह तो जो आप है गर्मियों में यूरोप जाएं और सर्दियों में दुबई जाएं? लेकिन यूरोप तो गर्मियों में भी सर्दी ये वो वाला सिनेरियो जैसे पाकिस्तान में कोयटा इस्लामाबाद चले जाएं आप, मोस्ट ऑफ लेकिन वहाँ पे बहुत ज्यादा रातें तो बहुत ज्यादा रातें सर्दी होती है, बहुत ज्यादा रातों में ठीक ठाक सर्दी होती है, चाहे शदीद गर्मियाँ क्यों ना हो। पाकिस्तान में जून के मौसम में मुझे तो इस्लामाबाद और कोयटा कहीं की भी सर्दी टॉलरेट नहीं होती। पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा इलाका कौन सा? पसंदीदा इलाका वैसे तो हमारा पूरा नॉर्दर्न खूबसूरत है, नॉर्दर्न एरियाज, और जो नीलम वैली है वो भी बहुत ही हसीन है, बहुत ज़्यादा हसीन है। जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, वो इसलिए भी खूबसूरत लगता है क्योंकि वहाँ के लोग भी बहुत प्योर हैं। वैसे तो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग भी प्योर हैं, और KPK की तरफ चले जाएं आप, वैसे सारे जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ सभी आपको प्योरिटी मिलती है। ये आर्टिफिशियल या फिर थोड़ा सेल्फिश होना ये अर्बन एरियाज़ की वजह से है। वो लोगों की भी गलती नहीं है, क्योंकि लाइफ इतनी मटीरियलिस्टिक हो गई है कि हर कोई जो है अपना ज़्यादा सोचता है रादर देन थिंकिंग अबाउट समवन। यहाँ पे लोग जो है एक रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं। जिस तरह मेरे इस्लामाबाद के फ्रेंड्स जो कहते हैं, वो खुद भी कहते हैं कि कराची में किसी भी रेस्टोरेंट में ऑर्डर करो और चाहे वो रेस्टोरेंट भरा हुआ भी हो, आपको विद इन मिनट्स जो है ऑर्डर सर्व हो जाता है। लेकिन इस्लामाबाद में अगर रेस्टोरेंट खाली भी हो ना तो भी आप 25 मिनट वेट करें। चाय कितना पीती हैं ये बताएं? चाय तो अभी हम ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि मैं बहुत एडिक्टेड हूँ चाय की, और बहुत ज़्यादा एडिक्शन है मुझे। अभी मैं कॉल करके मैसेज कर रही थी, जो थोड़ी देर पहले आपने ब्रेक लिया था, मैं किसी न किसी से कोऑर्डिनेट करके कह रही थी कि निसार को बोलो चाय भिजवा दो। चाय बिल्कुल यहाँ अभी देखें ना, ये बड़ी जबरदस्ती टिपाल फैमिली मिक्सर जो है ये मौजूद है। और नाज़रीन आपको बताते चलें कि कीनिया के खास बागात से छोटी बड़ी पत्तियां जमा करके टिपाल फैमिली मिक्सचर चाय जो है वो बनाई जाती है, बड़ी जबरदस्ती। और कीनिया तो इज फेमस फॉर टी, कीनिया इज फेमस फॉर टी। और कहते ये हैं कि और हाँ, मुझे डॉक्टर मेरा नेक्स्ट जो टारगेट अफ्रीकन कंट्रीज का भी है, मुझे बहुत ज्यादा अपील करती हैं अफ्रीकन कंट्रीज। अच्छा तो वहाँ पे क्या ऐसी क्या चीज अपील करती है? पता नहीं क्यों मुझे ना, जब मैं उनकी चीजें देखती हूँ ना, उनकी मैं कुछ नाइजीरियन मूवीज भी फॉलो कर रही हूँ, मुझे वो भी बहुत अच्छी लग रही है। हालांकि लोग जो है वो उस पर टारगेट करेंगे कि इनका ना तो रिजल्ट अच्छा है, ना इनकी फुटेजेस वैसी है, ना कुछ हाई क्लास, लेकिन मुझे वो अच्छा लग रहा है, कंटेंट अपील कर रहा है। उनके बीचेस यूनिक, हाँ यूनिक है बहुत ज्यादा। कल्चर का ट्रेडिशन इतना यूनिक है कि जब हम देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा न्यू लगता है। कुछ होते हैं जो है हमसे भी वो कर जाते हैं, लेकिन उनके बिल्कुल यूनिक है। इतनी अजीब अजीब तरह के उनके शादियां आप देख लें, और डिफरेंट चीजें उनकी, जिस तरह गल्फ कंट्रीज वगैरह में हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें पर्टिकुलरली हर जगह सिमिलर हैं, ठीक है। वहाँ पे उनकी जो है ना एक खाने के अंदर उनकी थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो वो खाने की जो उनकी चीजें हैं, बिकॉज आई एम अ फूडी, और क्यूजीन जो है ऑलवेज दैट आई हैव अ फीलिंग कि हर नए क्यूजीन के बारे में मैं रिसर्च करूँ, जाने कुछ मार्क क्वींस की जगह जो है आप उसी तरह जाएं। अगर आप मेरे लिए स्पॉन्सर करवा सकते हैं तो आई विल बी हैप्पी। जगह जगह जाके आप फूड चेक करके बताएं। अच्छा ये बताएं विषय, ये नॉर्मली आप अपनी लाइफ में वेस्टर्न कपड़े ज्यादा पहनना पसंद करती हैं या ईस्टर्न? अब ईद पे तो इतने आप दोनों ने माशाल्लाह फॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं। अलवीना का भी यही हाल है कि वो ईस्टर्न कपड़ों से कहीं ज्यादा बेहतर वेस्टर्न कपड़े लगते हैं। टू बी ऑनेस्ट, दुपट्टा इज नॉट अ कप ऑफ माय टी। अभी नीचे मेरे रिपोर्टर है, हमारे क्राइम रिपोर्टर है, लेकिन वैसे जो आप वेस्टर्न क्लोथ में ज्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। अच्छा आप बताएं मुझे। अभी मुझे आई एम कंफर्टेबल इन बोथ अटायर, लेकिन वो जरा ज्यादा कंफर्टेबल होता है। मुझे हर तरीके का डिफरेंट अटायर में रहना अच्छा लगता है। वर्किंग वुमेन के लिए ज्यादा बेहतर नहीं होता कि जरा जब आप फील्ड में जाती हैं तो फिर उसमें शायद ये कमीज शलवार कैरी करना ज्यादा मुश्किल होता है? दोनों अगर होते हैं वो मैं जगह को देख के हिसाब से जो अटायर अपना रखती हूं। अच्छा ईद पे कितने जोड़े आपने बनवाए ये बताएं मैडम, मुझे सच बताना है इसमें। मैंने जो ऑलरेडी 5 पहले से बनवाए हुए थे। ये कोविड-19 की वजह से मैंने शॉपिंग भी नहीं की है, क्योंकि क्राउड और मुझे मेरा दम घुटता है बहुत जोड़े मुझे पहले से बनवा के रखे थे तो वो काम आ गए मुझे। अभी नहीं तो 5 जोड़े को ईद पे बनवाता है
तो वो तो पहले से ऐसे ही बनवा के, मैंने ईद के लिए नहीं बनवाए थे, ऐसे ही बनवा के रखे। शादी की तैयारियों की वजह से बनवाए थे? शादी की तैयारी नहीं, वो ऐसे ही बनवाए थे रैंडमली। खानदान में कोई शादियां होनी थी? नहीं, वो डॉक्टर बुलंद आपको पता है ना कि आप लोग तो वैसे भी जितने भी अटायर चेंज करें, कोट चेंज कर लेते, शर्ट चेंज कर, पता नहीं चलता, हमारा पता चलता है, तो इसीलिए हम लोग को कपड़े वैसे भी बनवाने पड़ते हैं, सूट्स बनवा के रखने पड़ते हैं। आपने कितने जोड़े बनवाई थे? अच्छा, लिटरली काउंटिंग नहीं किया आपने? नहीं, मॉडल होने का ये फायदा है कि हमारे डिजाइनर्स हमें जो है वो हमें भी स्पॉन्सर करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद भी लेकिन हमारे भी डिजाइनर हमें स्पॉन्सर करते हैं, वो कपड़े वापस ले जाते हैं। तो वो हाँ, मसला ये है। ये मैंने जो बताया ना लोगों को, लोग हंस हंस के उनका बुरा हाल कहते हैं, आर यू सीरियस? जब हम लोग पिक्चर्स डालते हैं, क्रेडिट्स देते हैं, तो मैंने कहा जी ऐसा ही और सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब आपके ऊपर के कपड़े बहुत अच्छे लग रहे और हैं बहुत दिल कर रहा और वो आपको वापस करने हो। नहीं, इतने तो हम्बल होते हैं कि अगर आप रिक्वेस्ट करें तो दे भी देते हैं मेरे हाँ, साथ। ये लेकिन कितनी रिक्वेस्ट करेंगे जब हर वक्त आ रहे हो आपके पास। डिजाइनर का नाम लिया तो मैं थैंक यू सो मच कहूंगी कि अभी भी आई वेयर आमना अरशद, सो थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे ये ड्रेस दिया। और किन किन डिजाइनर्स के साथ आपने काम किया? मैंने बहुत सारे, नोमियन सारी के साथ मैं नोमियन सारी द फ्रेंड ऑफ माइन। बिल्कुल, नोमियन सारी के साथ, इवन कि जब मुझे अवार्ड मिला था आईपा तो उनका ही ड्रेस मैंने पहना नोमियन हुआ था। सारी का, बिल्कुल। और इसके अलावा दीपक परवानी के साथ काम कर चुकी हूँ, लाहौर के काफी सारे नोमियन सारी इज वेरी, जिसे कहना चाहिए कि बड़ी वैरायटी है उनके काम में। ऑसम, वन ऑफ द हाई प्रोफाइल डिजाइनर्स। ऑफ कोर्स, और ब्राइडल तो उनके जिस तरह जब काम नोमियन सारी ने स्टार्ट किया था, मेरा बहुत शुरू का दोस्त है, यानी जिस वक्त काम नया नया स्टार्ट किया था तौहीद कमर्शियल की एक छोटी सी शॉप से, तो उस वक्त भी हमारे एक फ्रेंड्स में एक सर्कल में एक शादी हुई थी, तो उसमें जो है ना दुल्हा और दुल्हन दोनों के कपड़े उसने बनाए थे, बल्कि हम सबके ही कपड़े, इवन जो कुर्ते उसने डिजाइन किए थे हम लोगों के लिए, वो भी बड़े यूनिक थे, यानी कभी भी हम कहीं पहनते थे तो हर कोई पूछता था कि किसकी डिजाइनिंग है, तो ही इज वेरी गुड, ऑसम, नो आप डाउट। उनकी कलेक्शन देखिए, ब्राइडल कलेक्शन, मतलब लाइक अच्छा, आपने सोच लिया अपनी शादी पे आप ब्राइडल कलेक्शन यानी यार उन्हीं से मैंने बनाए? आज रात को सोच लूंगी, अब जब आपने मुझे बोला ऐसा। अब तक मैंने नहीं सोचा। अब तक आपने नहीं सोचा था आप कि ऐसा मत करिए, दूसरे भी डिजाइनर्स हैं ना, उनके दिल टूट जाएंगे। अच्छा, अलवीना आप क्या समझती हैं, बहुत ज्यादा महंगे नहीं हो गए हमारे यहाँ ड्रेसेस? शादी के ड्रेसेस जो हैं वो मतलब 4-5 लाख रुपए में बड़ा नॉर्मल सा एक जोड़ा बनता है आजकल। बहुत खबर कुछ अरसे पहले की, एग्जैक्ट मुझे मंथ याद नहीं आ रहा, लेकिन एक खबर आई थी जो वो सुन के बहुत ज्यादा मेरा तो दिल ऑनेस्टली खुश ही हुआ, क्योंकि ये नाइंसाफी है। हाउ कैन यू सेल अ सिंगल आउटफिट फॉर 20-30 lakhs? 50-50 लाख का एक आउटफिट, क्या उसके अंदर क्या सोना लगाया हुआ है, आपने क्या लगाया है, या फिर उसके अंदर या सारी जो लेबर वगैरह आप यूटिलाइज कर रहे हैं। गोल्ड वर्क भी होता है वैसे, आपको एक बात बताऊं, गोल्ड प्लेटेड सोने के तार से बनाए जाते हैं और वाकई हैं ये। बट डॉक्टर बुलंद जेन्युइनली तो उसके अंदर नहीं होता ना कि वो जेन्युइन पूरा सोना है, वो एक गोल्ड प्लेटेड होता है, तार उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्या उसकी वर्थ 50 लाख हो सकती है, या उसकी 1 करोड़ 2 करोड़ हो सकती है? ऑब्वियसली नहीं हो सकती, या अगर होती भी है तो फिर आप अपने लेबर्स को भी उसी तरह एकोमोडेट करें। लेबर्स को आपने वही 2-3 रुपए देने हैं, और अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, उसके अलावा टैक्स एग्जम्पशन आप लोग कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं। जो आपके पास कस्टमर आ रहा है आप उसको बोल रहे हैं कि ये जो आपका आउटफिट है ये है 2 करोड़ का, लेकिन हम आपको रसीद जो है 30,000 रुपए की बना के देंगे या 50,000 की बना के देंगे, ताकि आपकी टैक्स एग्जम्पशन हो। आप इस पे भी प्रोग्राम करें ताकि आप अपने लिए कोई बहुत अच्छे कम कीमत पे कोई बहुत अच्छा ड्रेस ले सके। मैं इस बात को थोड़ा सा डिसएग्री भी करूंगी, क्योंकि अगर बायर्स हैं, डिमांड है जब भी, तो ठीक है, आई हैव अ सप्लाई क्वेश्चन। हो रहा है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई की भी बात समझ जाते हैं, लेकिन क्या ये टैक्स चोरी नहीं है? हाँ, उस पे आप बात, This is unlawful. ऑब्वियसली उस पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन यानी वो अपनी पॉकेट में जो लेकर जा आया रहे है वो हैं, भी तो बायर्स की वजह से आया कि हमने खरीदना शुरू किया, तो ये एक पूरा ट्रेंड आया कि अब लोगों ने कहा कि हमने तो भाई 50 लाख के अलावा तो दुल्हन का तो अब जो है ना कि मेरे तो आपने तो मुझे देना ही इतने का है। अच्छा बिशा, मुझे बताएं कि कभी शोबिज में या वैसे कोई ऐसा यादगार कोई वाकया, अनोखा वाकया जो आपको याद हो, जो आप शेयर करना चाहें नाज़रीन से? काफी सारे, कोई ऐसा इंसिडेंट? मेरी लाइफ का तो सबसे पहले जो मुझे मेरा फर्स्ट अवार्ड मिला, जो मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मैं जो है वो इमर्जिंग टैलेंट का मुझे अवार्ड मिल जाएगा, तो वही जो है वो मेरे लिए सबसे यकीन आ रहा था जिस वक्त अवार्ड अनाउंस हुआ कि आपको नहीं मिला है? इवेंट के आपको पता है बहुत रात हो गई थी, वो ऐसा था कि हम लोग नॉर्वे में थे उस वक्त, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और क्योंकि थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट्स आपको पता है हर जगह हो जाती हैं, तो वो बहुत लेट हो गया था शो, और वहाँ के टाइम के हिसाब से यहाँ का थोड़ा सा डिफरेंट है, बट मेरे घर वाले जाग रहे थे और मुझे मैसेजेस व्हाट्सएप क्या हुआ, जब मुझे अवार्ड मिला आई वाज शिवरिंग, मुझसे जो है ना टाइपिंग नहीं हो रही थी कि ये जो है मुझे अवार्ड आपको मिल गया। हाँ बिल्कुल। तो
अलवीना, आप बताएं मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ अब तक की, आप प्रोफेशनल पूछ रहे हैं या किस किसी भी चीज में, पर्सनल, प्रोफेशनल, व्हाटएवर, मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। अभी तो मेरा जो है ना, जिस तरह अभी तो बिल्कुल एक आप राइटर्स ब्लॉक आता है ना असल में- लिखते हुए, वैसे ही एक दिमाग मेरा ब्लॉक हुआ है, मुझे पर्टिकुलर कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे भी इन्होंने 15, प्रोफेशनल 16, 18 साल की जिंदगी में आदमी को क्या इतनी कोई मेमोरेबल चीज आएगी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो इसलिए भी तो ये हमें जिंदगी बार-बार पड़ी है, इंशाल्लाह अल्लाह आजिश ताला कर आपको रहे हैं। एक लंबी उम्र दे, फिर कोई अगर मेमोरेबल बात फिर होगी तो। मेमोरीज होंगी तो फिर बात करें, लेकिन इन्होंने अपनी प्रोफेशनल अचीवमेंट का जिक्र किया, तो फिर मैं अपने मैं एक डिफरेंट फीलिंग का घर वाले expression आपको टीवी पे बताना देख के चाहूंगी। खुश होते हैं या उकता जाते हैं कि क्या रोजाना शो लगा के देखते रहे? नहीं, रोजाना एक नहीं दफा खुद देखते। देखते हैं, 2 दफा आप अपना शो बैठ के देखती हैं, वो कहेंगे हमारे घर में टीवी पे सिर्फ अलवीना ही लगी होती है। नहीं, वैसे रोजाना नहीं देखते, लेकिन देखते हैं फिर भी, और अम्मी ही देखती हैं सिर्फ। भाई तो ऑब्वियसली वो नहीं अच्छा। देखता, वो नहीं है यहाँ पे पाकिस्तान में, और वैसे भी वो मुझे पता है वो 2 मिनट से ज्यादा मुझे देखेगा नहीं। नहीं, हाँ, और भाइयों का मसला लेकिन होता बहन है फिर ये। भी अम्मी के साथ देख देख लेते लेती है मुझे। कोई मैसेज जो आप बेशा देना चाहें, हम ये वाला चंक जी, इसका बिल्कुल। अख्ताम कर रहे हैं। मैसेज तो ये सबको, सबसे पहले ईद मुबारक, दूसरा प्लीज़ थोड़ा सा गेट टुगेदर्स अवॉइड करें, जैसे कि उन्होंने पहले भी कहा था कि फ़ोन पे ही आप जो है वो ग्रीटिंग्स एक दूसरे को दे दें। दूसरा, इस ईद पे अपने अलावा दूसरों के लिए भी सोचें, जैसे कि हम जा रहे हैं तो इस बार हम नहीं कर सकते, लॉकडाउन है, लेकिन कुछ ऐसा करें कि ये ईद जो है वो यूनिक हो जाए। हम कह रहे हैं लो है, लेकिन इसको हाई हमें करना है, तो कुछ ऐसा करें कि ये ईद बिल्कुल यूनिक हो जाए सारी ईदों से। ताकि एक बहुत मुनफरिद ईद इस दफा बिल्कुल, मनाई हाँ, जाए। बिल्कुल। आप क्या कहती हैं अलवीना, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि अगर आपने गेट टुगेदर्स करने हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है SOPs के साथ उसको करना, या तो फिर आप अपना अकेले ही घर में अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे हैं, या फिर अगर आपको कजन्स के साथ इंजॉय करना है तो SOPs का ख्याल रखें, क्योंकि यही है हम अभी इस वक्त कर सकते हैं। और अल्लाह करे सिंध हुकूमत जो है कम्प्लीटली लॉकडाउन को लिफ्ट अप कर दे, क्योंकि इटालियन प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल सही कहा है कि वील हैव टू लर्न टू लिव विद दिस वायरस। अच्छा, आप भी ये चाहते हैं कि Yes. लॉकडाउन Lockdown खत्म हो lift हो जाए, जाए। चाहे जितने ही लोग कोविड में मुब्तला देखिए, होते अगेन जाएं, द क्वेश्चन कम्स के यहाँ पे रेबीज की वैक्सीन आज तक बनी नहीं, जो कि एक सिंपल वैक्सीन है, आप अपने ही डॉक्टर से भी बनवा सकते हैं, बाहर से इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान इंडिया के हालात की जब वो एस्केलेशन और सारा हमने मामला देखा, तब से आना बंद हो गई। यहाँ पे कुत्तों के काटने से अमवात हो रही थी, बिल्कुल। उस वक्त कोई इशू नहीं हो रहा था सिंध हुकूमत को। डेंगू के ऊपर जो है उनसे क्वेश्चन करो तो वो भी नहीं हो रहा था, और बहुत सारे इश्यूज हैं सामने। लेकिन वाई दिस ग्लोबल पैंडेमिक हैज बिकम अ ह्यूज अलार्म फॉर अस। हमारी तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अमवात भी नहीं हुई है, अफगानिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, इस पूरे रीजन में इतनी हुई भी बिल्कुल। नहीं हम अमवात। दुआ भी करते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि अल्लाह ताला एक तो हमें इस पेंडेमिक से निजात दिला दे, और फिर हमें इतनी ताकत अता फरमाए कि हम इसका मुकाबला भी कर मुकाबला सकें। कर बहरहाल, सकें। बहुत शुक्रिया बिशा Thank you अब्बास, so आप much. तशरीफ लाई, डॉक्टर बहुत साहब अच्छा आपने लगा। इनवाइट किया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी ईद गुजरी आपके साथ सबसे वेलकम पहले। वेलकम। अलवीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी तो आपकी ईद शुरू हुई है, अभी जी, तो जी। आपने शोज भी होस्ट करने हैं, बाकी काम भी करने हैं। नाज़रीन, अब ईद की इस ट्रांसमिशन से मेरा चंक जो है अब इसका अख्ताम यहाँ पे करते हैं। मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए। उम्मीद करते हैं आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी, और दुआ करते हैं कि आपको अल्लाह ताला बहुत सी खुशियां इस ईद पे नसीब फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।